नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा द्वारा लिखित शगुन उपन्यास का तीसरा भाग। इस भाग में आप देखेंगे कि किस प्रकार रूबी अजय को अपना बनाने के लिए क्या क्या चालें चलती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे शुरू से अवश्य सुनें। तो शुरू करते हैं तीसरा भाग। पेरेंट्स डे के अवसर पर रश्मि के स्कूल में एक शानदार शो का आयोजन था। रश्मि भी उसमें भाग ले रही थी। एक सामूहिक नृत्य में रंग बिरंगे सुंदर फ्रिल वाले फ्रॉक पहने, परियों की तरह पंख लगाए नन्ही नन्ही बालिकाएं पियानो की धुन पर नाच रही थीं। इस नृत्य पर हॉल बार बार तालियों की आवाज़ से गूंज उठता और प्रशंसा की हर्ष ध्वनि उठने लगती। रश्मि को अपनी सफलता से बढ़कर इस बात की खुशी थी कि इस अवसर पर उसके पापा मम्मी दोनों आए हुए थे। यद्यपि वह जानती थी कि उसके पापा और मम्मी में नहीं बनती, फिर भी उसने अपनी टीचर और प्रोग्राम इंचार्ज से निवेदन कर दोनों को साथ साथ सीटें दिलवा दी थीं। अजय और रूबी एक दूसरे के पास बैठे अपनी बेटी का नाच देख रहे थे। कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक साथ ही इस जलसे में आए हों। इस समय उन दोनों की कामनाओं का केंद्र और धड़कनों का स्रोत एक ही था, रश्मि का मासूम प्यार। आज इस लड़की ने इन दोनों के दिलों को आपसी मेल धो डाला था। रश्मि को तन्मयता से नाचते देखकर अनजाने में ही रूबी ने अजय के कंधे पर अपना सिर रख दिया और बोली, डार्लिंग, अपनी रश्मि तो सब्ज परी लग रही है। अनजाने में ही बिना अजय की ओर देखे उसने कहा, हाँ, घर जाकर इनकी नज़र उतार देना, किसी की नज़र न लग जाए। अजय ने भी उसी अनजाने में उसका हाथ दबा दिया। फिर अचानक झटके से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों के बदन में एक झुरझुरी सी उठी और वे झेंप से गए। कुछ देर दोनों के ओंठ बिना आवाज़ किए धीरे धीरे हिलते रहे, मानो वे कुछ कहना चाहते हों परंतु कह ना पा रहे हों। फिर दोनों सामने मंच पर बैठी बेटी का नाच देखने लगे। अजय अब तक उस स्पर्श की गर्मी अनुभव कर रहा था जो रूबी का हाथ अपने हाथ में लेकर दबा देने की सिहरन से उत्पन्न हुई थी। रूबी की जुल्फों की महक तो जैसे उसके कंधे से लिपट ही गई थी। यह सब अनजाने में अचानक ही हो गया, जैसे अतीत का एक टुकड़ा उनके वर्तमान में आ जुड़ा हो। शो के बाद दूसरे हॉल में खाने का प्रबंध था। बच्चों के आमंत्रित माता पिता और टीचरों के एक साथ भोज का आयोजन था। रश्मि कपड़े बदलकर पापा और मम्मी के पास हॉल में पहुंच गई। रूबी और अजय ने बारी बारी से उसे गोद में उठाकर प्यार किया। रश्मि ने अजय का गाल चूमकर बड़े प्यार से पूछा, पापा, कैसा लगा मेरा डांस? सुंदर। सुंदर ही नहीं बल्कि अति सुंदर, रूबी ने शब्द अति पर बल देते हुए कहा और झट पर्स में से काजल की डिबिया निकालकर बेटी के गाल पर छोटा सा काला तिल बना दिया। यह क्या मम्मी? रश्मि ने भोलेपन से पूछा। यह बुरी नज़र से बचाएगा हमारी बेटी को। तो फिर मेरे पापा के गाल पर भी एक ऐसा ही निशान बना दो मम्मी। रश्मि झट बोल उठी। रूबी ठिठक कर रह गई और अजीब नज़रों से बेटी को देखने लगी। हाँ हाँ, लगा दो ना मम्मी, प्लीज़। देखो तो पापा इस सूट में कितने सुंदर लग रहे हैं। रूबी ने बेटी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और छिपी दृष्टि से अजय को देखने लगी। रश्मि ने माँ के हाथ से काजल की डिबिया झपट ली और स्वयं ही उंगली में से एक नन्हा सा टीका अजय के बाएं गाल पर लगाकर खिलखिला उठी। बेटी की इस मासूम हरकत पर रूबी अनायास हंस पड़ी। अजय ने रूबी का दिल रखने के लिए कहा, मम्मी के गाल पर टीका न लगाओगी? नहीं। क्यों? अजय ने आश्चर्य से पूछा। मेरी मम्मी को किसी की नज़र नहीं लगती। नज़र सुंदर आदमियों की ही लगती है, रश्मि ठीक कहती है। आंखें झुकाकर धीरे से मुस्कुराते हुए रूबी ने कहा, नहीं मम्मी, तुम तो रोज़ ही सुंदर कपड़े पहनती हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। मेरे पापा ने तो आज ही बढ़िया सूट पहना है। भोलेपन में दिए गए बेटी के इस स्पष्टीकरण पर रूबी मन ही मन बुझ सी गई। फिर कुछ सोचकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर बाद खाना परस दिया गया। रश्मि काफ़ी दिनों बाद अपने पापा के साथ खाना खा रही थी, इसलिए बहुत प्रसन्न थी। बात बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। उनकी हंसी पर रूबी और अजय दोनों के दिल फूल के समान खिल उठते। खुशी की घड़ियां चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, छोटी ही मालूम पड़ती हैं। शाम निकट आती जा रही थी। माता पिता अपने अपने बच्चों से अलग होकर लौट रहे थे। अचानक चर्च की घंटी की आवाज़ सुनकर रूबी ने बेटी को प्यार किया और पुचकार कर बोली, रश्मि बेटी, प्रेयर की घंटी हो गई। देखो मम्मी, जब कभी आओ अकेले मत आना, पापा को साथ लेकर आना। अच्छा, अब तू जा।
रूबी ने बोझिल आवाज में बेटी से कहा। रश्मि ने चमकती आंखों से अपने मम्मी डैडी को देखा। दोनों एक साथ बेटी के प्यार के लिए नीचे झुके। रश्मि उनके गाल चूमकर उछलती कूदती स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। अजय और रूबी देर तक उसे जाते देखते रहे। जब वह नज़रों से ओझल हो गई तो दोनों ने घूमकर एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें भीगी हुई थीं। रूबी ने भावों को संयत किया और स्कूल के फाटक की ओर कदम बढ़ाते हुए बोली, बम्बई कब जाओगे? कल सुबह ही बस से। चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन कहते हुए थोड़ा झिझक गया। वास्तव में मैं अकेली हूँ। राहु जी के ड्राइवर को ले आई हूँ। तुम साथ रहो तो शाम को ही निकल चलेंगे। हमारा यूँ एक साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वह रूबी के इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। केवल एक गूंगी नज़र से उसे देखने लगा। जाने क्यों एक नटखट सी मुस्कुराहट रूबी के ओठों पर खिल आई और वह विजयी ढंग से अजय को देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी मनोदशा समझ गई। अधिकार तो नहीं, फिर भी साथ चलना चाहो तो मैं 7 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। यह कहकर वह फाटक के बाहर खड़ी गाड़ी की ओर लपकी और अपने होटल की ओर रवाना हो गई। अजय वहीं स्थिर खड़ा उसे देखता रहा। आज बहुत दिनों बाद उसने रूबी के तेवर बदले हुए देखे थे। उसमें एक आत्मीयता थी। बहुत देर तक वह सोचता रहा, अपने मन में तर्क करता रहा। अंत में अपने दिल का फैसला बदलने पर विवश हो गया। वह जानता था कि अगर उसे रश्मि के निकट रहना है तो रूबी की भावनाओं का सम्मान उसे करना ही होगा। उसके नारी हृदय को जीतने के लिए अपने अतीत को कुछ समय के लिए भूलना होगा। भले ही उसका व्यवहार नाटकीय क्यों न हो। उसने एक बार मुड़कर रश्मि के स्कूल को देखा, फिर एयर होटल की ओर चल पड़ा। ठीक 2 घंटे बाद रूबी की गाड़ी पूना बम्बई रोड पर तेजी से दौड़ रही थी। राहु जी का ड्राइवर बड़ी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। रूबी और अजय पिछली सीट पर एक दूसरे से अलग बैठे प्रतिक्षण गहरे होते दृश्य को देख रहे थे। दोनों के मध्य में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन दिलों की बेचैनी बार बार उमड़कर आंखों में आ जाती और वे एक दूसरे को उखड़ी उखड़ी नज़रों से देख लेते। पहाड़ी रास्ते के घुमाव प्रायः उनके बीच के फासले समाप्त कर देते। झटके से एक दूसरे से टकराते और फिर झेंपकर एक दूसरे से परे हो जाते। इस आपसी घुटन से छुटकारा पाने के लिए अंत में रूबी ने ही पहल की। क्यों, क्या सोच रहे हो? उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। रश्मि के बारे में, अजय ने धीरे से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया। क्या? रूबी ने बाहर से दृष्टि घुमाकर उसकी ओर देखा। जब वह हकीकत समझने लगेगी तब न जाने उसका व्यवहार कैसा होगा। यही विचार तो प्रायः मेरी भी रातों की नींद हराम कर देता है। रूबी ने पर्स में से सिगरेट निकालकर सुलगाया और फिर चौंक कर बोली, ओह आई एम सॉरी। उसने दूसरा सिगरेट और लाइटर अजय की ओर बढ़ा दिया। अजय ने थैंक्स कहकर सिगरेट ले लिया और उसे सुलगाने लगा। एक रास्ता है, रूबी ने कुछ सोचकर सिगरेट का लंबा कश लेते हुए कहा। क्या? अजय ने भी कश लिया और पूछा। हम एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हों, बेटी के सामने हमें इस दूरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यह तुम कर सकती हो? वह कैसे? अजय ने सिगरेट को गाड़ी से बाहर फेंकते हुए रूबी ने कहा। घृणा के फासले को कम करके। घृणा, इस शब्द को दोहराकर वह अनायास हंस पड़ी और अजीब नज़रों से अजय को देखने लगी। इन नज़रों में थोड़ा व्यंग तो था, किंतु कटुता का आभास नहीं होता था। एकाएक किसी अंध मोड़ पर जोर से गाड़ी की ब्रेक लगी। गाड़ी मुड़ी और दूसरे ही क्षण तेज चलने लगी। गाड़ी के मोड़ लेते समय ब्रेक की चीख और झटके से एक बार फिर वे एक दूसरे से टकराए। उनकी आंखें मिली और उसी क्षण रूबी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर धीमे स्वर में बोली, हम अपनी घृणा को अब प्रेम में तो बदल नहीं सकते। हाँ, आज से दोस्ती में बदल सकते हैं। बढ़ाओ हाथ, वचन हो जाए। अजय ने रूबी को आंखों में झांका। उसे लगा यह बात होठों से नहीं बल्कि दिल से निकली थी। उसने अपना हाथ रूबी के हाथ में दे दिया। रूबी ने उसके हाथ को दबाते हुए कसकर पकड़ लिया और सीट से पीठ टिकाकर ऐसे बैठ गई जैसे अचानक ही उसके अशांत दिल को किसी ने शांत कर दिया हो। कार आगे बढ़ी और लोनावाला खंडाला की तरफ दौड़ने लगी। हवा के भीगे हुए ठंडे झोंके खुली खिड़कियों में से अंदर आ रहे थे। कार के छोटे छोटे हिचकोलों और भीगी हवा के नशे से धीरे धीरे रूबी की आंखें बंद होने लगी थीं। फिर उसका सिर लुढ़क कर अजय के कंधे से आ लगा। अजय का हाथ अभी तक उसके हाथ में था और अपना हाथ उसकी मुट्ठी से छुड़ाने का साहस अजय को नहीं हुआ। अभी अभी तो उसने यह हाथ थामकर घृणा को दोस्ती में बदलने का वचन दिया था। अजय को लगा जैसे बहुत समय बाद आज वह आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद हवा में ठंडक बढ़ गई।
आकाश पर काले बादल छा गए और खंडाला की घाटी को घेरे में लेने लगे। प्रति क्षण बढ़ता हुआ अंधेरा किसी आने वाले तूफान की सूचना दे रहा था। राहूजी के ड्राइवर ने कार की गति बढ़ा दी। उसका अनुमान था कि संभावित तूफान से पहले ही वह खंडाला घाट पार कर जाएगा। उसके आगे कोई खतरा नहीं था, लेकिन ड्राइवर का प्रयत्न विधाता द्वारा विफल हो गया। खंडाला घाट पहुंचने से बहुत पहले ही जोर की बारिश शुरू हो गई और उसे गाड़ी की गति धीमी करनी पड़ी। रूबी की नींद उचट गई। उन्होंने जल्दी से खिड़कियों के शीशे चढ़ाए और अलग होकर बैठ गए। अजय को बेचैनी फिर से बढ़ गई। एक मोड़ पार की ड्राइवर ने एकाएक गाड़ी को सड़क से उतारकर एक किनारे खड़ा कर दिया। उनके आगे ट्रकों, बसों और कारों की एक लंबी पंक्ति लगी हुई थी। आगे का रास्ता बंद था। बिना उनको कुछ बताए ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़कर छाती तानकर इस ट्रैफिक जाम का कारण जानने के लिए बाहर निकल गया। अजय और रूबी ने एक दूसरे को चिंतापूर्ण दृष्टि से देखा और एक साथ बोल पड़े, जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ है। तभी ड्राइवर ने आकर उनकी बात की पुष्टि कर दी और बताया कि खंडाला घाट पर आमने सामने से आते हुए 2 ट्रक टकराकर उलट गए हैं, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। यह रास्ता कब तक खुल जाएगा शेरू? रूबी ने ड्राइवर से पूछा। आधी रात से पहले खुलने की संभावना नहीं है मेम साहब। ओह नो! रूबी जैसे चिल्ला उठी। उसके चेहरे पर घोर चिंता झलकने लगी थी। ट्रैफिक वाले आधी रात बताते हैं, सुबह भी हो सकती है, ड्राइवर ने कहा। अब क्या होगा? घबराकर रूबी ने पूछा। मेरी मानो मेम साहब, यहीं किसी होटल में ठहर जाओ, शेरू ने छाता ठीक करते हुए ऊंची आवाज में कहा। रूबी ने अजय की ओर देखा, जैसे उसकी राय जानना चाहती हो। वह अब तक चुप बैठा दोनों की बातचीत सुन रहा था। रूबी की निराशा को देखते हुए उसने ड्राइवर से पूछा, और कोई रास्ता भी तो होगा शेरू? है बाबूजी, लेकिन बहुत लंबा है। नासिक होकर जाना पड़ेगा। कल दोपहर तक कहीं बम्बई पहुंच सकेंगे। ओह, देखो क्या होता है, ज़रा खबर तो लो जाकर, अजय ने कुछ घबराकर कहा। होगा क्या? वही जो शेरू कहता है। यह कहकर रूबी ने दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। अजय ने इस बार अपनी डिबिया निकाली और सिगरेट सुलगा कर अपनी घबराहट दूर करने के लिए लंबे लंबे कश खींचने लगा। रूबी ने ध्यान से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, जस्ट रिलैक्स, तुम बहुत जल्दी टेंस हो जाते हो। आदत से मजबूर हूँ। तो फिर यही ठीक है। क्या हम रात यहीं ठहर जाएं? यूँ परेशान रहने से तो यही बेहतर है। लेकिन क्या? बी प्रैक्टिकल। सड़क पर बैठे रहने से तो ट्रैफिक क्लियर हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए रूबी ने शेरू को पुकारा। अजय बेबस सा उसे देखता रह गया। जैसे ही शेरू छाता बंद कर गाड़ी में घुसा, रूबी ने हुक्म दिया, होटल मयूरा। शेरू ने गाड़ी घुमाई और होटल मयूरा की ओर रवाना हो गया। होटल मयूरा में इस समय केवल एक ही कमरा खाली था, डबल रूम का। रूबी के साथ ठहरकर अजय अब उससे और अधिक घनिष्ठता नहीं चाहता था, इसलिए वहां रात काटने में वह झिझक रहा था। अजय अपनी अटैची उठाए कुछ सोच ही रहा था कि रूबी ने उसकी आंखों में असमंजस देखकर कहा, कुछ परेशान से लगते हो। मत भूलो अजय, अब हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। बारिश और तेज हो गई थी। पास में कोई होटल ही नहीं था जहां अजय अपने लिए अलग प्रबंध कर सकता। इसके अलावा एक साथ ठहरने का प्रस्ताव रूबी की तरफ से आया था और इससे बिदकना रूबी पर अपने मन की निर्बलता प्रकट करना था। यह सोचकर वह मुस्कुरा पड़ा और रूबी के साथ अंदर आ गया। यह रात उसे अपनी विच्छेदित पत्नी के साथ काटनी ही पड़ेगी। परिस्थितियों की यह भी एक परीक्षा ही सही। थोड़ी देर बाद दोनों होटल मयूरा के उस डबल रूम में आकर जम गए। रूबी अंदर वाले कमरे में चली आई और अजय ने बाहर वाले कमरे में रखे दीवान पर अपना बिस्तर लगा दिया। जब वह मुंह हाथ धोकर अपने कमरे में आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बेड के पास रखी मेज पर विस्की की बोतल, एक बचा हुआ जाम और स्नैक्स रखे थे। उसने दृष्टि घुमाकर रूबी की ओर देखा, जो नाइटी और तौलिया उठाए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह अजय ने झिझकते हुए विस्की की बोतल की ओर संकेत करते हुए कहा, मैंने रखा है, नई जगह है, मौसम भी खराब है, एक आध पैग लेने से नींद अच्छी आ जाएगी। नहीं, तुम जानती हो। रूबी ने उसे बात पूरी करने नहीं दी और धीरे से उसके पास आकर बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारे धर्म कर्म का मुझे ध्यान है, और फिर अभी तो हमने आपसी दोस्ती के वचन का आदान प्रदान किया है। चलो उसी खुशी में सही, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिजली गिराने वाली नज़रों से देखती हुई रूबी बाथरूम में चली गई। अजय चुपचाप बेवश उसे देखता रह गया। बाहर घाटी में बढ़ते हुए तूफान का प्रलय
नृत्य चल रहा था। अजय ने बिजली के बल्बों पर नाचते पतंगों से बचने के लिए अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और भीतर वाले कमरे में से आते प्रकाश से बाहर होती बारिश का अनुमान लगाने लगा। बौछार दरवाजे और खिड़कियों से टकराकर अपने ही संगीत के सरगम में मगन थी। अजय की कल्पना में कभी रश्मि आती, कभी शारदा, तो कभी रूबी के साथ बीते जीवन की झलकियाँ। फिर अनजाने ही उसका हाथ अचानक उस गिलास की ओर बढ़ गया जो रूबी ने उसके लिए बनाकर रख गई थी। उसने गिलास उठा लिया और मुंह से लगाकर बहुत हल्के हल्के घूंट भरने लगा। तरंग आती गई और अपने आप ही उसके गले शिकवे मिटते गए। उन दोनों के बीच की दूरी घटती गई। रश्मि के स्कूल के फंक्शन और इस परिस्थिति में उनके मिलन ने शायद दोनों के दिल की सारी गांठ खोल दी थी। एकाएक बाथरूम की चटकने की आवाज़ सुनकर अजय चौंक पड़ा। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसने अपनी बिखरी हालत को संवारा और अंदर वाले कमरे की ओर झांकने लगा। खुले कमरे में से कमरे की हर चीज़ नज़र आ रही थी। रूबी रेशम की पतली पारदर्शी नाइटी में बाथरूम में से निकली और आईने के सामने खड़ी होकर खुश से ब्रश से अपने बाल संवारने लगी। उसके बदन से उठी परफ्यूम की महक अजय वाले कमरे तक फैल गई और उसके मस्तिष्क में शराब के हल्के से उन्माद को तेज कर गई। तीखी नज़रों से वह पारदर्शी नाइटी में झिलमिलाते उसके फूल से कोमल गुलाबी बदन को निहारने लगा। कभी इस बदन पर उसका अपना अधिकार था। उसका अंग अंग अजय का जाना पहचाना था। यह उतार चढ़ाव, रेखाएं, कोण, गोलाइयाँ सब उसने नाप रखी थीं। यह सोच भी नहीं सकता था कि यह सब उससे छिन जाएगा, दूर हो जाएगा। हृदय में एक कसक सी उठी, शरीर में एक कंपन हुआ और उसने जल्दी में हाथ में गिलास पकड़ा गिलास गले में उड़ेल लिया। फिर उसकी नज़रें नाइटी में से झांकते रूबी के गदराए बदन से खिलवाड़ करने लगीं। रूबी आईने के सामने खड़ी बाल संवारती हाव भाव से अपना भाव बढ़ाती रही और उसके सीने की ज्वाला भी भड़काती रही। मेकअप करते समय बीच बीच में वह आईने से कनखियों द्वारा उसे देख लेती। अपने पुराने शिकार से खेलने में उसे विशेष आनंद मिल रहा था। उसकी गहरी होती पुतलियों में यौवन तथा शराब का मिला जुला नशा वह भली भांति देख रही थी। अजय की भावनाएं भड़काकर अपने मेकअप का सामान धीरे धीरे वैनिटी बॉक्स में रखना शुरू कर दिया। अचानक ही उसकी दृष्टि टाइप किए गए उस एफिडेविट पर पड़ गई जो राहु जी ने उसे दिया था। इस जरूरी कागज को गोल करके उसने अपने वैनिटी बॉक्स में ही रख लिया था। उसने सोचा लोहा गर्म हो चुका है, चोट लगा देनी चाहिए। इस कागज पर अजय से हस्ताक्षर करवाने का इससे बढ़िया अवसर शायद ही फिर कभी मिल सके। एक बार उसने आईने में अजय को देखा और एफिडेविट निकालना ही चाहती थी कि सहसा उसने हाथ खींच लिया। मन ने कहा जल्दबाजी में बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। यह विचार आते ही रूबी ने वैनिटी बॉक्स को बंद करके अलग रख दिया और इठलाती हुई बाहर वाले कमरे में आ गई। यह क्या, अंधेरे में बैठे हो? कहकर उसने हाथ बढ़ाकर दीवार पर लगा स्विच ऑन कर दिया। प्रकाश होते ही अजय की आंखें चौंधिया सी गईं। उसने सिर से पैर तक एक नज़र रूबी पर डाली और बोला, लाइट पर पतंगे बहुत मंडराने लगे थे। हाँ, जहाँ क्षमा होती है वहाँ परवाने तो आएंगे ही, मंडराएंगे और जलेंगे भी। कहते हुए उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से अजय को देखा और बत्ती बंद कर दी। फिर कुर्सी खींचकर अजय के पास बैठती हुई बोली, पीने का मज़ा तो हल्के अंधेरे में ही आता है। पियोगी? बनाऊं? अजय ने बोतल का कॉर्क ढीला करते हुए पूछा। रूबी ने हल्का सा ठहाका लगाया और अंगड़ाई लेती हुई बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? रात जवान है, बारिश भी यौवन पर है और हम भी कोई परहेजगार नहीं। ऐसे में ना पीना भी तो एक पाप है। कहते हुए झुककर उसने अजय के सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर उंगलियों में थाम लिया। अजय ने ग्लास में शराब उड़ेली और उसमें सोडा मिलाने ही वाला था कि रूबी हाथ उठाकर बोली, ऑन द रॉक्स। अजय ने झट हाथ रोक लिया और गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए। रूबी ने ग्लास उठाकर उसकी ओर देखते हुए चीयर्स कहा और एक घूंट भरकर सिगरेट ओठों से चिपका लिया। अजय ने झट लाइटर जलाया और रूबी के सिगरेट को सुलगाने लगा। रूबी का अर्धनग्न वक्ष स्थल और नाइटी में से झलकते बदन के उतार चढ़ाव बड़े आकर्षक लग रहे थे। उसने अपने कंधों को बालों से कुछ इस ढंग से ढक रखा था कि अजय की वासना भड़क उठी थी। उसकी आंखों में अपने यौवन के जादू का पूरा प्रभाव रूबी देख रही थी। जादू को और गहरा करने के लिए सिगरेट सुलगाने के बहाने वह आगे झुक गई। फिर कुर्सी का सहारा लेकर इस ढंग से उसके सामने बैठ गई कि एक बार तो अजय ने दिल थाम लिया। उसकी निगाहें हुस्न के इस शोले का अधिक सामना ना कर सकीं और उसे दृष्टि हटाकर जल्दी जल्दी वह अपने भड़कते हुए भावों को शराब के
जल से बुझाने का विफल प्रयत्न करने लगा। जब थोड़ी देर तक अजय ने उससे आंखें ना मिलाईं और एक साथ घटाघट 2 पैक चढ़ाकर अपने ध्यान में खो गया, तो रूबी ने सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? बरसों बाद तुम्हें इतना पास से देख रहा हूं, कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ ऐसे ही विचार मेरे भी मस्तिष्क को कुरेद रहे हैं, रूबी ने धुएं का भभका हवा में छोड़ते हुए कहा। कितने अच्छे थे वे दिन, जब हम बम्बई के कोलाहल से उकताकर 2-4 दिन के लिए इन पहाड़ियों में आ छिपे थे। दुनिया जहां से बेखबर, हर चिंता से दूर, बिना किसी कटुता के एक दूसरे में खोए हुए, अपने प्यार की दुनिया में मस्त। रूबी ने ये बातें थोड़ा रुक रुक कर मस्ती में लहराते हुए कहीं और अपनी कुर्सी छोड़कर अजय के पास सोफे पर आ बैठी, इतना पास कि उसकी गर्म सांसें अजय के चेहरे को छूने लगीं। उसके बदन से आती महक वातावरण में और भी रस घोल रही थी। उन्माद भरी नज़रों से उसने अजय को देखा और सरक कर उसके साथ बिल्कुल सट कर बैठ गई। अजय ने उसका खाली गिलास फिर भर दिया। रूबी ने बोझिल पुतलियों से उसे देखा, धीरे से मुस्कुराई और कंधे पर बालों को झटक कर कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर बिजली चमकी और फिर इतनी जोर से कड़की कि रूबी कांप कर बिल्कुल उसके कंधे से जा लगी। अजय ने भी अनायास ही उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, लेकिन दूसरे ही क्षण दोनों संभल गए और शराब पीने लगे। 2-4 घूंट भरकर गिलास रखकर रूबी ने बड़ी चंचलता से अजय की ओर देखते हुए कहा, बिजली की इस चकाचौंध और कड़कड़ाहट से इसी तरह का एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया है। तुम्हें भी याद होगा अजय? कौन सा दृश्य? अजय ने एक घूंट लिया और पूछा। ऐसे ही बरसात की रात थी, मेरा सिर तुम्हारी गोद में था और तुम्हारी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही थीं। बारिश की फुहार अधखुली खिड़की से आकर हमारे प्यार की आंच को और तेज कर जाती। एकाएक बाहर बिजली चमकी और इस बला से कड़की के डर से कांपती हुई मैं तुमसे लिपट गई थी। तुमने भी भींच लिया था और लिपटाए हुए तुमने कोई शेर गुनगुनाया था, मानो वह इसी अवसर के लिए कहा गया हो। क्या वह शेर तुम्हें याद है अजय? रूबी ने बड़े भोलेपन से पूछा। अजय ने शराब का एक लंबा घूंट लिया और नज़र उसके बदन को निहार कर गुनगुनाने लगा। लिपटे जाते हैं वह बिजली के डर से, इलाही यह घटा कुछ दिन तो बरसे। उनकी आंखें कुछ इस तरह मिलीं कि रूबी से अनायास अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दीं। अजय ने एक ही घूंट में गिलास खाली करके परे रख दिया और पागलों की तरह उसे अपनी बाहों में जकड़कर भींच लिया। रूबी की सांसें तेज हो गईं और उसकी बदन अजय की बाहों में मचलने लगा। वह उखड़ी हुई सांसों तथा भावपूर्ण स्वर में अजय से बोली, आई लव यू अजय, आई कैन नॉट फॉरगेट यू। यह सच है, तुम्हें खोकर मैंने अपनी मन की शांति खो डाली है। हाँ रूबी, तुम क्या जानो, तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हें भूल नहीं सका। नहीं अजय, हल्के से रूठने से ढंग से वह बोली, तुम झूठ कहते हो। यह सच है रूबी डियर, यह सच है तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों की? रूबी से शिकायत भरी नज़रों ने उसे देखा। सोचता हूँ शायद किसी भावना में आकर जल्दबाजी कर बैठा हूँ, अजय नशे की तरंग में कह गया। तो क्या अब हम जीवन भर एक दूसरे से दूर रहेंगे? नहीं, तुम अब भी मेरे निकट हो, बहुत निकट। यह कहकर उसने रूबी को पूरे बल से कसकर भींच लिया और उसकी आंखों, ओठों तथा माथों पर चुंबन की बरसात कर दी। रूबी भी विभोर सी हुई कुछ देर के लिए उसमें खो गई। दूर घाटी में फिर बिजली चमकी और जोर से कड़की। रूबी चौंक कर अचानक अजय से अलग हो गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वह इतनी आसानी से अजय की प्यास नहीं बुझाना चाहती थी। उसे तड़पा तड़पा कर वह अपने कदमों पर झुकाना चाहती थी। अजय की बाहों से वह तड़प कर निकली और चीखती हुई बोली, नहीं नहीं, तुम अब पराए हो, किसी और स्त्री की अमानत। मुझे तुम्हारे इतना निकट नहीं आना चाहिए था। रूबी, अजय ने लिपटकर फिर उसे अपनी बाहों में समेटना चाहा, लेकिन रूबी फुर्ती से उसकी पहुंच से दूर हो गई। नहीं, यह भूल है, यह पाप है, कहते हुए वह तेजी से अंदर वाले कमरे की ओर भागी। दूसरे ही क्षण उसने खट से दरवाज़ा बंद कर लिया। अजय को लगा जैसे किसी ने उसे आकाश से उछालकर खाई में फेंक दिया हो। एक ही झटके में उसका नशा उतर गया। वह पथराई आंखों से रूबी के कमरे की ओर देखने लगा, जहां से उसकी सिसकियों की स्पष्ट आवाज आ रही थी। बरसात का जोर धीरे धीरे कम होता चला गया। सुबह जब रूबी की आंख खुली तो खिड़की से उजाला अंदर आ रहा था। बाहर घाटी में से चिड़ियों का चहचहाहट का शोर सुनाई दे रहा था। तूफान गुजर गया था और बादल छट चुके थे। रूबी ने लेटे लेटे अंगड़ाई ली और रात की घटना के विषय में सोचकर मुस्कुरा पड़ी। रात भर की तड़प के बाद वह अजय की दशा जानने के लिए बेचैन हो उठी। बिस्तर से निकलकर उसने नाइटी को ठीक किया।
शीशे के पास जाकर बाल संवारे, अपने बदन पर एक नज़र डाली और धीरे से चलकर बाहर वाले कमरे का किवाड़ खोलकर झांकने लगी। लेकिन यह क्या, अजय का बिस्तर खाली था। रूबी चौंककर आगे बढ़ी और चारों ओर नज़र घुमाकर कमरे का निरीक्षण करने लगी। अजय के बिस्तर की चादर बता रही थी कि रात उस पर कोई नहीं सोया था। सोफे के सामने मेज पर दोनों गिलास में थोड़ी थोड़ी शराब बची पड़ी थी। बोतल में भी उतनी ही शराब थी जितनी छोड़कर वह अपने कमरे में भागकर गई थी। हाँ, एस्ट्रे अजले सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। इससे स्पष्ट था कि अजय बड़ी देर तक बैठा अपनी चिंताओं को धुआं में उड़ाता रहा था। उसने शराब का एक घूंट भी और नहीं लिया था। रूबी के मस्तिष्क को एक धक्का सा लगा। अंदर जाकर उसने नाइटी पर गाउन पहना और फिर बाहर निकलकर आई। सामने ही शेरू गाड़ी साफ कर रहा था। रूबी ने उससे पूछा, अजय बाबू कहाँ हैं शेरू? वे तो रात को ही चले गए थे मेम साहब, शेरू ने ऊंची आवाज में कहा। कहाँ? बम्बई, बम्बई पूना एक्सप्रेस से। कह गए थे मेम साहब जागे तो बता देना। ओह, रूबी एकाएक बुझ सी गई। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को नियंत्रित करते हुए बोली, ठीक है शेरू, गाड़ी तैयार करो। वह तो कर ही रहा हूँ मेम साहब, रास्ता भी खुल गया है, जब भी कहेंगी चल पड़ेंगे, शेरू ने उत्तर दिया और दूर खड़े बैरे को आवाज़ दी कि वह बेड टी ले आए। रूबी चुपचाप अंदर लौट आई। हॉल में प्रवेश करते ही रूबी ने अजय की ओर देखकर कहा, मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे। वास्तव में तुम्हारा संदेश मुझे देर से मिला। पिछले 4 दिनों से अनवर के यहाँ तो मैं गया ही नहीं। अजय ने निगाहें न मिलाते हुए उत्तर दिया। क्यों? रहने का ठिकाना जो बदल दिया मैंने। कहाँ? जुहू पर एक शेक मिला है, जानकी कुटीर। फर्निश्ड भी है और किराया भी उचित है। क्या किराया है? 300 रुपये महीना। ओह, यू आर लक्की। लेकिन केवल 1 बरस के लिए, उसके बाद खाली करना होगा। काफ़ी लंबा समय है, 1 बरस में तो बम्बई में भाग्य पलट जाता है। लेकिन मेरी हस्तरेखाएं अभी धुंधली हैं, इतने कम समय में कुछ होने वाला नहीं। चाहो तो हम चमका दें तुम्हारा भाग्य, बदल दें तुम्हारी धुंधली हस्तरेखाएं, रूबी ने दृढ़ स्वर में कहा और धीरे से चलती हुई उसके पास सोफे पर आ बैठी। अजय ने दृष्टि उठाकर उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी बात की व्याख्या चाहता हो। रूबी के ओठों पर एक चंचल मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर दांतों तले ओठ दबाकर वह उसे यूं देखती रही, फिर बोली, क्या विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर? नहीं रूबी, यह बात नहीं। उस रात के लिए मैं बहुत लज्जित हूं। कौन सी रात? कैसी रात? उसने उपेक्षा से कहा और अजय के चेहरे पर दृष्टि गड़ाकर बोली, ओह फॉरगेट इट, भूल मेरी ही थी। मैंने ही तुम्हारी भावनाओं को भड़काया था। अच्छा हुआ मैं संभल गई, वरना शारदा जीवन भर मुझे क्षमा ना करती। रूबी की जबान से शारदा का नाम सुनकर अजय ने अप्रसन्नता से उसकी ओर देखा, लेकिन रूबी के चेहरे पर संकोच का कोई भाव नहीं था, जैसे इतनी बड़ी बात कहकर भी उसकी अंतरात्मा को जरा भी झटका न लगा हो। कब आ रही है तुम्हारी पत्नी? 2-4 महीने शायद लग ही जाएं। क्यों? अब तो रहने का ठिकाना मिल गया है तुम्हें, अभी बुला लो। इतनी देर किस लिए? कुछ और मजबूरियां भी हैं, मैं जानती हूँ, कहते हुए उसने जानकी की पुकार पर चाय लाने के लिए कहा। अजय प्रश्नसूचक नज़रों से उसे देखता रहा। रूबी के बता देने पर वह आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है? हम अपने दोस्तों की पूरी खबर रखते हैं, रूबी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। हाँ, तभी तो परेशान हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, चाहो तो तुम्हारा भाग्य बदल दें। मेरी मजबूरी की हंसी उड़ाना चाहती हो? नहीं, दोस्ती निभाना चाहती हूँ, कर्तव्य पालन। दोस्ती? अजय ने कुछ व्यंग से यह शब्द दोहराया। हाँ हाँ, दोस्ती। संयोग से एक सुंदर अवसर मिलाया है। कैसा अवसर? राहु जी को एक ईमानदार और परिश्रमी आदमी की जरूरत है, जो उनके पीए का काम संभाल सके। उनके यहाँ काम करने वालों की क्या कमी? ईमानदार और विश्वस्त आदमी कम हैं, रूबी ने कहा। मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, लेकिन मेरा यूं तुम्हारे निकट आना और यह मेलझोल कहीं मेरे विवाहित जीवन में, यह कहते कहते रुक गया। मैं जानती हूँ, लेकिन इतना तो सोचो, अगर तुम्हारी आमदनी अच्छी ना होगी तो घर कैसे चलाओगे? तुम्हारी उस नई दुल्हन पर क्या बीतेगी, जिसे तुम नवजीवन के मधुर सपने दिखा रहे हो? अचानक रूबी के मन में शारदा के प्रति सहानुभूति देखकर पहले तो यह बात कटाक्ष के समान लगी, लेकिन फिर यह सोचकर कि मानवीय भाव किसी समय भी जागृत होकर उसकी अंतरात्मा को कचोटकर आदमी का समस्त जीवन बदल सकता है, वह नरम पड़ गया और हृदय की कोमलता से उसकी आंखों में हल्की सी नमी भर आई। लेकिन वह बोला कुछ नहीं। जानते हो, उसे चुप देखकर रूबी ने कहा, ऐसे भरोसे वाले आदमी को वह क्या देगा? क्या? 5,000 रुपये महीना? 5,000?
अजय ने आश्चर्य से दोहराया। इतनी बड़ी रकम हर महीने मिल जाए तो और क्या चाहिए? उसकी हर दिक्कत दूर हो जाएगी। एक बार तो अजय की आंखें खुशी से चमक उठीं। दिल में आशा के सैकड़ों दीप झिलमिलाए। क्या सचमुच उसका भाग्य खुल गया? क्या इसे शुभ शकुन समझकर यह स्वीकार कर ले? क्या क्या कहीं यह मृततृष्णा तो नहीं? कोई सुनहरी चाल, कोई छिपी खाई, रूबी का यह स्वर्ण बंधन कहीं उसके नवदंपत्य जीवन को अपनी लपेट में तो नहीं ले लेगा? वह असमंजस में पड़ गया। जानकी कमरे में चाय लेकर आई ही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रूबी उठकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। जानकी ने शिष्टता से अजय का अभिवादन किया और वहीं खड़ी होकर उससे रश्मि का हाल पूछने लगी। बिटिया को देखे उसे बहुत समय हो गया था। रूबी टेलीफोन सुनकर लौटी तो जानकी को अजय से बातें करते देखकर घूरकर उसे देखा। जानकी मालकिन की कड़ी दृष्टि से उसकी अप्रसन्नता का अनुमान लगाकर उसी समय पलटी और चली गई। रूबी कुछ देर गंभीर हो गई थी। थोड़ी देर मौन के बाद अजय ने ही उसे संबोधित किया। चाय ठंडी हो जाएगी। ओह। रूबी ने चाय का प्याला उठा लिया और पीने लगी। किसका फ़ोन था? अजय ने पूछा। राहू जी का। वे अभी आ रहे हैं। तो मैं चलूं क्या? क्यों? तुम्ही से मिलने के लिए तो वे लोग आ रहे हैं, स्वयं राहू जी और उनके दोस्त गोवर्धन बाबू। क्या इंटरव्यू लेंगे मेरा तुम्हारे सामने? नहीं, तुम्हारे भाग्य का सौदा करने। भाग्य तो बदल दिया तुमने मेरी सिफारिश करके। केवल सिफारिश से काम नहीं चलता, उसे सफलतापूर्वक पूरा करने का साधन भी तो होना चाहिए। लेकिन रूबी, तुम्हारा ये उपकार केवल मुझ पर, इसे उपकार ना कहो अजय, मेरे लिए यह कर्तव्य बन गया था। जानते हो क्यों? जानता हूँ, दोस्त जो कहा है तुमने मुझे। नहीं अजय, यह मत भूलो कि तुम मेरी रश्मि के बाप हो। रूबी ने उसके दिल पर चोट लगाते हुए कहा और एक ही घुट में चाय का प्याला समाप्त करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह उठी और अलमारी से एक बड़ा एल्बम निकालकर उसके सामने रखती हुई बोली, लो, तुम थोड़ी देर इन तस्वीरों से अपना दिल बहलाओ। मैं कपड़े बदल कर आई। रूबी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अजय के मस्तिष्क में वह कितने ही उलझाव छोड़ गई। अपनी दोस्ती, उपकार, कर्तव्य और रश्मि के साथ जोड़ते रूबी को पल भर भी नहीं लगा। लेकिन अजय जरा सी देर में ही ना जाने कितने टुकड़ों में कट गया था। उसे लगा जैसे राहू जी किसी विशाल बिल्डिंग के ढेर तले में दब गया हो। उसकी सांस घुट रही थी। उसका जी चाहा कि वह इस संबंध को तोड़कर वहां से दूर भाग जाए, इन लोगों की परछाई से भी दूर। लेकिन उसमें इतना साहस ही कहाँ था। वह देख रहा था कि उसके रास्ते कुछ अंधेरे होते जा रहे थे। यदि वह कहीं भटक गया तो ईश्वर जाने क्या होगा। कुछ देर गुमसुम बैठा वह यूं ही सोचता रहा। फिर एल्बम उठाकर उसमें से तस्वीरें देखने लगा। अतीत की स्मृतियां, वह अतीत जो रूबी से विच्छेद हो जाने के बाद रेल के कटे डिब्बे के समान उससे अलग हो गया था। अधिक तस्वीरें रश्मि की थीं। कुछ तस्वीरों में वे तीनों और चंद तस्वीरें केवल उन तीनों की। एक अजीब सी बनावट। वे स्मृतियां उसके दिल को बहलाने की बजाय उसके बेचैन अधिक कर रही थीं। उनके एल्बम बंद करके एक और रख दिया। तभी राहू जी और उनके बुद्धिमान वकील दोस्त कमरे में आ गए। अजय ने शिष्टतापूर्वक उठकर नमस्ते करते हुए उन्हें बैठने का संकेत किया। राहू जी ने बैठते हुए रूबी के बारे में पूछा। शायद आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी वह, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आती हैं। राहू जी और उनका साथी ध्यानपूर्वक अजय को देखने लगे। राहू जी के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थीं। आप शायद अजय बाबू हैं? अपने माथे से पसीना पोंछते हुए राहू जी ने पूछा। जी। और आप राहू जी तथा गोवर्धन बाबू? अजय ने मुस्कुराकर परिचय पूरा करते हुए कहा। मिस रूबी कहीं गई हैं? गोवर्धन ने हाथ में थामा ब्रीफकेस एक को रखते हुए कहा। रूबी के नाम के साथ मिस का शब्द अजय को न जाने क्यों कुछ कड़वा सा लगा। उसने गोवर्धन से कहा, आपसे कहा ना अंदर हैं, अभी आती हैं। रूबी जी प्रायः आपकी चर्चा करती रहती हैं। यह सब अच्छा नहीं हुआ अजय बाबू, गोवर्धन ने कहा। क्या? समझते हुए भी वह नासमझ बनकर पूछ बैठा। आप दोनों का तलाक? ओह, शायद भाग्य में यही लिखा था, बिना चेहरे पर मलिनता लाए अजय ने कहा। आप भाग्य में विश्वास रखते हैं? जी, इंसान तो भाग्य का ही एक खिलौना है। अगर उसे केवल खिलौना ही समझें तो फिर जीवन का महत्व ही क्या, जीवन उद्देश्य का क्या अर्थ रह गया? गोवर्धन ने एक तर्क देते हुए कहा। बस एक संघर्ष है, प्रयत्न है जीवन को समझने और पाने का। अजय ने इस दर्शन ज्ञान की गहराई को ना समझते हुए गोलमोल सा उत्तर दे दिया। अजय के इस उत्तर पर द्वार पर से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई
और एक साथ सबकी नजरें रूबी पर उठ गईं, जो सुंदर लिबास पहने मुस्कुराती, इठलाती, निगाहों से बिजली गिराती उनकी ओर आ रही थी। राहु जी और गोवर्धन भूखी नजरों से उसे देखते हुए स्वागत के लिए उठ खड़े हुए। यद्यपि रूबी उसकी पत्नी नहीं थी, फिर भी इन लोगों की कामुकता भरी भूखी आंखें रूबी पर उठती उसे अच्छा नहीं लगी। उसे रूबी को अपने साथ सोफे पर बैठाते हुए कहा, तुम इन्हीं की बात कर रही थी रूबी? हाँ अजय, यही है राहु जी और हम मिल गए, गोवर्धन ने बात को संक्षिप्त करते हुए कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर शराब का दौर शुरू हो गया और रूबी पैलेस को एक श्रेष्ठ बिल्डिंग बनाने की योजना पर बातचीत होने लगी। बिल्डिंग के मुहूर्त के दिन राहु जी हॉलीडे इन में एक विशाल कॉकटेल और डिनर पार्टी का आयोजन करना चाहते थे और इस पार्टी के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अजय को सौंप दी। बातों ही बातों में अजय की नौकरी और वेतन का मामला पक्का हो गया। राहु जी ने उसे 5,000 रुपये महीना देना स्वीकार कर लिया। आधा वेतन एडवांस के रूप में उसी समय दे दिया गया। इस खुशी में सबने अजय के गिलास से अपने गिलास टकराए और शुभकामनाओं के साथ चीयर्स कहा। गोवर्धन ने अजय को कुछ अधिक ही पिला दी थी, जिससे उसकी टांगें तो लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन वह बहका नहीं। गिलास में से आखिरी घूंट पीकर अजय उठा और एक्सक्यूज मी कहकर डगमगाते कदमों से बाहर वाले बाथरूम की ओर चला गया। उसके नज़रों से ओझल होते ही गोवर्धन ने बोतल उठाकर उसके खाली गिलास को फिर भर दिया। इस पर रूबी ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा, नहीं गोवर्धन बाबू, अब और नहीं, उसे घर भी जाना है। आपकी इच्छा। गोवर्धन ने झट उसके गिलास को शराब को अपने गिलास में उड़ेल ली और एक घूंट लेकर बोला, रूबी जी, समझ में नहीं आता आप उस पर इतनी दयालु क्यों हो रही हैं। यह मेरा निजी मामला है, सोच लो, राहु जी ने बीच में बोलते हुए कहा। 5,000 की रकम साधारण नहीं होती। पूरी बिल्डिंग बनते बनते तुम लाख के नीचे आ जाओगी। आपको इसकी चिंता क्यों? पैसा मेरा है, मैं अपनी खुशी से जैसे चाहूँ खर्च करूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्या भूल से भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसे संदेह हो जाए कि आप उसकी तनख्वाह मैं दे रही हूँ। आप निश्चिंत रहिए रूबी जी, यह भेद उस पर नहीं खुलेगा। हमारे पेट में शराब उतरी, बात उतरी और फिर हजम हो गई। अजय बाथरूम से लौट आया। नशे के कारण उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रूबी ने चोट दृष्टि से उसे देखा और मुंह फेर लिया, ताकि अजय को इस बात का एहसास ना हो कि उसने अधिक पी रखी है। रूबी के तनिक से शिष्टाचार के नाते पूछने पर ही उनका वहीं डिनर लेने का भी प्रोग्राम बन गया। रूबी ने जानकी और शेरू को भिजवाकर गजेबो से चाइनीज़ खाना मंगवा लिया। गोवर्धन के साथ बैठे अजय ने अपने खाली गिलास में थोड़ी विस्की फिर डाल ली तो रूबी ने कड़ी नज़र से पहले अजय को और फिर गोवर्धन को देखा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं रूबी जी। उसके माथे पर पड़े हल्के से बल को देखकर गोवर्धन ने झट अपनी निर्दोषता व्यक्त की। हाँ डार्लिंग, अजय ने तरक में रुक रुक कर कहा, इसमें दोष मेरा ही है। आज बहुत दिनों बाद मूड बना, इसलिए अधिक पी ली। उसकी जवान से डार्लिंग का संबोधन सुनकर राहु जी और गोवर्धन ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन रूबी ने बड़ी चतुराई से झट विषय बदलते हुए गोवर्धन से पूछा, वकील साहब, जो कागजात आप लाने वाले थे उनका क्या हुआ? ओह, मैं तो भूल ही गया था। कहते हुए गोवर्धन ने अपना ब्रीफकेस खोलकर उसमें से टाइप की हुई एक दस्तावेज निकालकर रूबी को दे दी। हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? रूबी ने कागज को पढ़कर पूछा। यहाँ, गोवर्धन ने उंगली से संकेत कर बताया। और गवाही? अरे अजय बाबू ही से करवा लो ना, राहु जी बीच में बोल उठे। कोई कत्ल खून की गवाही तो नहीं ले रहे हमसे, हमें नशे में जानकर, अजय ने मस्ती में कुछ झूमते हुए कहा। नहीं अजय, रूबी ने उसका संदेह दूर करने के लिए झट कहा। रूबी पैलेस के नक्शे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कागजात कल ही दाखिल करने हैं। इतने में गोवर्धन ने एक और कागज निकालकर रूबी को देते हुए कहा, इस पर भी हस्ताक्षर चाहिए मिस रूबी। क्या यह कोई और गवाही है? जी नहीं, इस फॉर्म पर हस्ताक्षर आप करेंगे और साक्षी के स्थान पर हस्ताक्षर होंगे मिस रूबी के। यह क्या है भाई, कोई शादी वादी के फॉर्म का झमेला तो नहीं? आप दोबारा हमारी शादी तो नहीं करवा रहे? अजय ने यह बात कुछ इस ढंग से कही कि गोवर्धन और राहु जी ठहाका मारकर हंस पड़े। यह एक एफिडेविट है मिस्टर अजय, गोवर्धन ने गंभीरता से बात की। किस बात का? अजय ने पूछा। इस बिल्डिंग के बारे में आपका प्रतिज्ञा पत्र कि रूबी जी की संपत्ति में आपका कोई संबंध नहीं। जब रूबी जी से ही संबंध नहीं रहा तो उनकी संपत्ति से क्या संबंध हो सकता है मेरा? नशे में होते हुए भी अजय ने पहली बार एक गंभीर बात कही। आप तो जानते हैं कि कई प्रकार के कानूनी उलझाव होते हैं प्रॉपर्टी के मामले में। एक एफिडेविट से हमारे इस बयान की पुष्टि हो जाएगी
कि इस प्रॉपर्टी पर और किसी का अधिकार नहीं, वरना हो सकता है कि बिल्डिंग के निर्माण में कोई रुकावट आ जाए, और हमें विश्वास है आप ऐसा नहीं चाहेंगे। हाँ, मैं कदापि रूबी का दुश्मन नहीं हो सकता। एक दोस्त दूसरे बेटी का हित। हाँ अजय, रूबी ने अपना आखिरी मोहरा फेंका। इस बिल्डिंग में हम दोनों का भाग है, मेरा और तुम्हारी बेटी का। मेरी बेटी। ठीक है रूबी जी, लेकिन इतना अवसर तो मुझे मिलना ही चाहिए कि मैं ये एफिडेविट अपने वकील को दिखा सकूं। ओह ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, रूबी ने घबराकर जल्दी में कहा। अजय ने मुस्कुराकर एफिडेविट को लपेटकर जेब में रख लिया, फिर शराब का घूंट लेकर सिगरेट सुलगाने लगा। गोवर्धन और राहू जी आंखें फाड़ फाड़ कर अजय को देखने लगे। कुछ देर तक अजीब सा मौन छाया रहा, जिसे आखिरकार गोवर्धन ने तोड़ा। अजय को विश्वास में लेने का प्रयत्न करते हुए वह बोला, मिस रूबी ठीक ही कहती हैं, सचमुच आप बहुत सजग और सावधान हैं। ऐसे आदमी पर आंखें बंद करके विश्वास किया जा सकता है। आपको विश्वास वाला आदमी चाहिए था ना, जिस पर भरोसा किया जा सके, जो परिश्रमी हो, ईमानदार हो और भला मानस हो। अजय ने गोवर्धन की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ जी, रूबी ने आप ही के ये गुण तो हमें बताए थे, गोवर्धन जल्दी से बोला। यह तो उनकी महानता है कि उन्होंने ये सारे गुण मुझ में देखे, लेकिन वही वकील साहब क्षमा कीजिए, अब मैं वह अजय नहीं रहा। मेरे पैरों तले से वह धरती सरक चुकी है जिस पर मैं खड़ा था। अब तो मैं केवल एक टूटा हुआ इंसान हूँ, और आप तो जानते हैं जब इंसान टूट जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है। बेईमानी, चोरी, चतुराई, छल कपट। अजय, ये तुम क्या कह रहे हो? रूबी ने लगभग चीखते हुए कहा। हाँ रूबी, गरीबी इंसान का विश्वास खो देती है। ज़रूरत आदमी को बेईमान करने पर विवश कर देती है। वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी भलमनसाहत को प्रायः बेच देता है। मैं तुम्हारे विश्वास को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि मुझे इस नौकरी के लिए विवश ना करो। मैं राहू जी की नौकरी नहीं कर सकूंगा। कहते हुए अजय ने नोटों से भरा लिफाफा जेब से निकालकर मेज पर रख दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रूबी ने उसके साथ उठते हुए कहा। खाना तो खाते जाओ। नहीं, शराब पी ली है, भूख नहीं रही, अजय ने पलटकर कहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। अजय लहराता हुआ बाहर निकल गया। रूबी ने पल भर को सोचा, फिर अचानक मेज से रुपयों का लिफाफा उठाकर उसके पीछे लपकी। गेट के पास ही रूबी ने अजय को रोक लिया और उससे खाना खाकर ही जाने का विनम्र आग्रह करने लगी। उसे गाड़ी में भिजवाने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन अजय अपनी हट पर दृढ़ रहा और झूमता हुआ गेट से बाहर खड़ी एक टैक्सी में जा बैठा। रूबी खड़ी उसे देखती रह गई। गुड नाइट, टैक्सी में से अजय की आवाज़ आई और टैक्सी जोरों से आगे बढ़ गई। रूबी निराश नज़रों से कुछ देर टैक्सी को जाते देखती रही, फिर अंदर जाने के लिए मुड़ी तो देखा राहू जी और गोवर्धन बाहर निकल आए थे। रूबी की बुझी हुई सूरत देखकर दोनों ने एक स्वर में पूछा, चला गया? रूबी के हाँ में गर्दन हिलाने पर राहू जी कुछ चिंतित होकर बोले, यह अच्छा नहीं हुआ, बिल्डिंग गिराने में फिर देर हो जाएगी। रूबी कुछ नहीं बोली, चुपचाप उनके पास से गुजरकर अंदर चली गई। अजय ने ज्यों ही शैक का दरवाज़ा खोला, उसे एक झटका सा लगा। क्या वह उसी का शैक था? उसे शंका हुई कि कहीं किसी दूसरे के शैक में तो वह नहीं घुस आया है। उसने दोबारा ताले में चाबी घुमाकर देखा। नहीं, उससे भूल नहीं हुई थी। यह उसी का शैक था और उसी का कमरा था। लेकिन यह क्या? कमरे में बत्ती जल रही थी, दीवारें और फर्श चमक रहे थे, हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। वह तो अपने उतावलेपन से हर चीज़ बेढंगी और बिखरी हुई छोड़ गया था। यह सब कैसे हो गया? अजय ने अपनी गर्दन को जोर से झटका, सिर को खुजलाया, आंखें झपका झपका कर अपने आप को झंझोड़ा। वह पूरी तरह होश में था। कुछ सोचकर तेजी से वह बेडरूम में दाखिल हुआ और सामने कोने में दरवाजे की ओर पीठ किए शारदा को बैठे देखकर हैरान रह गया। शारदा, तुम? भावुकता से उसकी ओर बढ़ते हुए उसने पूछा। शारदा ने धीमे से घूमकर पति को देखा, फिर ओठों पर उंगली रख उसे मौन रहने का संकेत कर पलटकर आंखें बंद कर पुनः ध्यान में लग गई। उसके सामने ही दीवार में बने छोटे से मंदिर में बाल गोपाल की धातु की मूर्ति के सामने धूपदान में धूप सुलग रही थी। शारदा के मुख से सौम्य सी झलक रहा था और श्रद्धा भी। पत्नी को अचानक अपने घर में देखकर अजय का सारा नशा हिरन हो गया। उसके मस्तिष्क में भांति भांति के प्रश्न उठने लगे थे। वह क्यों आ गई? कैसे आई? क्या सोचती होगी? अब क्या होगा? उसने नजरें घुमाकर कमरे में देखा। बिस्तर पर साफ चादर बिछी थी, हर चीज सजी रखी थी। अजय वहीं खड़ा
सोच में खोया शारदा के ध्यान समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। शारदा ने पूजा समाप्त की, श्रद्धा से भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया, फिर पलटकर वहीं से मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर अजय को नमस्कार किया और चरणामृत की कटोरी लेकर उसकी ओर दौड़ी। हर्ष से चेहरा चमक रहा था। शारदा, तुम कब आई? अजय ने आश्चर्य से लेकिन प्यार से उसकी ओर देखते हुए पूछा। सुबह फ्रंटियर मेल से। खबर क्यों नहीं दी? तार तो भेजा था लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे मिल गया है, आज दोपहर को पहुंचा है। यह डाक वालों को आजकल ना जाने क्या हो गया है, अजय कुछ भन्नाकर बोला। डाकतार वालों का ही क्या, आपने यहाँ तो सब कुछ पिछड़ा हुआ है। दुनिया स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ रही है और यहाँ गो स्लो का युग चल रहा है। शारदा ने अजय के पास आते हुए कहा और उसे चरणामृत देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, लीजिए चरणामृत। यह भगवान का प्रसाद है ना? नहीं शारदा, मैं अभी नहीं ले सकता, अजय झिझकते हुए बोला। क्या इसलिए कि आपने थोड़ी पी रखी है? वह मुस्कुराती हुए बोली। यह प्रसाद आत्मा के लिए होता है, शरीर के लिए नहीं। बढ़ाइए दोनों हाथ। शारदा ने कुछ इस ढंग से कहा कि अजय ने दोनों हाथ बढ़ाकर चुल्लू बनाया और चरणामृत का प्रसाद लेकर पी गया। क्या आज किसी दोस्त के यहाँ कोई पार्टी थी? शारदा ने चरणामृत वाली कटोरी रखते हुए पूछा। नहीं, एक बिजनेस पार्टी थी, वहीं पी ली थी, कुछ अधिक हो गई। लेकिन तुम बताओ, अंदर आई कैसे? अजय ने खींचकर उसे भींचते हुए पूछा। पड़ोस वालों की सहायता से। आपकी डुप्लीकेट चाबी वहीं रहती है ना? शारदा उसके आलिंगन से अलग होते हुए बोली। यह तुम्हें कैसे पता चला? अशोक भैया ने मुझे बताया था। बुआ और वे मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए थे। घर ढूंढने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं, टैक्सी वाला कोई शरीफ आदमी था, सीधा यहीं ले आया। यहाँ के लोगों को इतना शरीफ ना समझो, यह बम्बई है मेरी जान, अजय ने कहा और झट अपना कोट उतारकर पलंग पर फेंक दिया। फेंकिए नहीं, मुझे दीजिए। शारदा ने लपककर हैंगर में टांगने के लिए पलंग से कोट उठाया ही था कि कोट की जेब से एक भारी लिफाफा निकलकर नीचे गिर पड़ा। अजय नेकटाई की गांठ खोल रहा था। इस लिफाफे को देखकर वह एकाएक चौंक गया और अनायास उसके मुंह से निकला, यह लिफाफा मेरी जेब में? किसी राहूजी बिल्डर्स का है, इसमें शायद नोट हैं। शारदा ने लिफाफा उठाकर उसमें से झांकते नोटों को देखकर कहा। हाँ, लेकिन यह तो मैंने उन्हें लौटा दिया था, फिर यह दोबारा मेरी जेब में कैसे आ गया? आप नशे में भूल गए होंगे, शारदा ने सरसरी निगाह से कहा। मैं इसे कहाँ रख दूँ? सामने अलमारी में। अलमारी की चाबी कोट की जेब में ही है। अजय की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि यह लिफाफा वह पूरे होश में मेज पर फेंक आया था, फिर उसके कोट की जेब में कैसे आ गया? उसने चोर नजरों से पत्नी को देखा जो हैंगर में कोट लटका रही थी। लिफाफा अब तक उसके हाथ में था। फिर सहसा पलटकर उसने पूछा, लेकिन यह रुपए आप लौटा क्यों रहे थे? शारदा के इस प्रश्न पर अजय अचानक बौखला सा गया, लेकिन शीघ्र ही संभलकर उखड़ी आवाज में बोला, वह वास्तव में राहूजी बिल्डर्स वालों ने यह रकम मुझे एडवांस में ही दी थी। उन्होंने मुझे एक स्पेशल जॉब ऑफर किया है। आपकी पहली नौकरी का क्या हुआ? शारदा ने लिफाफा अलमारी में रखकर अजय के हाथ से नेकटाई भी थाम ली। वह नौकरी मैंने छोड़ दी है, अजय ने आराम से कुर्सी पर बैठकर कहा। क्यों? वहां उज्जवल भविष्य का कोई स्कोप दिखाई नहीं देता था। और इस नए जॉब में? शारदा वहीं पति के जूते उतारने के लिए उसके पांव के पास बैठ गई। अजय ने प्यार से शारदा की आंखों में झांका जो उत्कंठा से उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसने अपने पांव खींचने चाहे किंतु शारदा ने पांव छोड़े नहीं और फीते खोलकर पहले बूट उतारे, फिर मोजे उतारकर पांव को सहलाने लगी। अजय को बड़ा अच्छा लग रहा था। वह सोचने लगा कितना अंतर है शारदा और रूबी में। इतने बरस उसके साथ रहा, लेकिन रूबी ने एक दिन भी इतनी श्रद्धा और आत्मीयता से उसका ध्यान नहीं रखा। मैंने आपसे कुछ पूछा है, किस सोच में खो गए? अजय को चुप देखकर शारदा ने धीरे से पूछा। अजय एकाएक चौंक उठा और बोला, हाँ, राहूजी आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन जरा चतुर हैं। अच्छा व्यापारी तो हमेशा चतुर ही होता है, शारदा ने उसका पांव सहलाते हुए कहा। हाँ, क्या दे रहे हैं यह आपको? 5,000 रुपये महीना और लाभ पर साल के अंत में कुछ बोनस। एक प्रार्थना करूं, बुरा न मानिएगा। हाँ कहो। आया हुआ धन लौटाइए मत, बड़ी नम्रता से शारदा ने कहा। क्यों? घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते। यह कहते हुए शारदा की आंखें भीग गईं। अजय को लगा जैसे उसने लक्ष्मी रुपयों को नहीं स्वयं अपने को कहा था। स्त्री लक्ष्मी ही तो होती है और आज वह स्वयं चलकर उसके द्वार पर आई थी।
इसलिए अजय उसकी प्रार्थना को ठुकरा नहीं सका और चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाकर उसकी बात स्वीकार कर ली। शारदा हर्ष से उछल पड़ी। उसने झट अलमारी से रुपयों वाला लिफाफा उठाया और मंदिर में रखे बाल गोपाल के चरणों से छुआ कर फिर अलमारी में रख दिया। अजय चुपचाप बैठा उसकी धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण प्यारी और भूली चेष्टाएं देखता रहा। प्रसन्नता उसके चेहरे से फूट पड़ती थी। उसकी खुशी को देखकर पल भर के लिए तो अजय भूल ही गया था कि वह रुपए कहाँ से और किस संबंध में उसे मिले थे तथा वह उन्हें लौटाना क्यों चाहता था। जाइए, मुंह हाथ धो लीजिए, शारदा ने तौलिया अजय के हाथों में थमाते हुए कहा। मैं तब तक खाना गर्म करती हूँ। खाना? उसने आश्चर्य से पत्नी को देखा। जी, आपके पड़ोसी ने भिजवाया था। तुमने खा लिया क्या? नहीं, आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो, अजय बाथरूम की ओर बढ़ता हुआ बोला। भूख तो मुझे भी नहीं, शारदा कह उठी। अजय वहीं रुक गया और मुड़कर उसे देखने लगा। शारदा के चेहरे पर बड़ी मधुर कोमलता आ गई थी। उसने बड़ी आत्मीयता से अजय की ओर देखा और धीरे से बोली, देखिए, आज इस घर में मेरा पहला कदम है। आपके बिना मैं अन्न छू भी नहीं सकती। कोई प्रतिज्ञा कर रखी है क्या? नहीं, मेरा धर्म है। अजय मुस्कुरा पड़ा और उसे खाना गर्म करने के लिए कहकर बाथरूम में चला गया। अजय के शैक की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन बाहर से आते स्ट्रीट लाइट के धुंधले प्रकाश में कमरे की हर चीज दिखाई दे रही थी। अजय सचेत सो रहा था, लेकिन शारदा की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटी वह अपने विचारों में मगन थी। बिना पति की पूर्व आज्ञा के बंबई चले आने से वह घबरा रही थी, लेकिन अजय को देखते ही उसका सारा डर समाप्त हो गया था, बल्कि स्वतः ही मन में आत्मविश्वास सा आ गया था, मानो बेल अपने निर्धारित स्तंभ पर आ लगी हो और निश्चित होकर लहलहा उठी हो। यहाँ आते समय उसने सोचा था कि अगर अजय ने उसके आगमन पर कुछ कहा भी तो वह तुरंत अपनी भूल को स्वीकार कर उसे क्षमा मांग लेगी, लेकिन इस बात का अवसर ही नहीं आया। अजय ने न केवल उसका स्वागत ही किया, अपितु उसकी प्रार्थना पर उस नौकरी को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया जिसे वह पहले ठुकरा चुका था। शारदा ने सोचा, 5,000 की धनराशि तो बहुत होती है। हर महीने इतने रुपए मिल जाने से वे शानदार सम्मान के साथ रह सकते हैं, और अगर किफ़ायत से खर्च कर हर महीने कुछ रकम बचा लें तो चंद वर्षों में वे लोग अपना फ्लैट भी खरीद सकते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया को स्वर्ग समान बना सकते हैं। तब तक उसकी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ जाएगा और उसका प्यार जीवन की धारा को बदल देगा। वह उसे प्यार करेगी, खिला पिलाकर बड़ा करेगी। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब स्वयं उसे स्कूल छोड़ाया करेगी, या फिर वह पापा की गाड़ी में ही चला जाया करेगा। शारदा कल्पना की मधुर दुनिया में खो गई, ममता और प्यार के झूले पर झूलने लगी। बच्चे की कल्पना करते ही उसने प्यार भरी नजरों से अजय को देखा, जो उसी के पहलू में गहरी नींद सो रहा था। उसने करवट बदलकर प्यार से अजय के माथे पर आए बालों को धीरे से हटाया और उसे भरपूर स्नेह से ऐसे देखने लगी जैसे उस चेहरे में वह अपने सपने के बच्चे का मुंह देख रही हो। उसका जी चाहा कि वह उसे लिपटाकर जोर से उसका मुंह चूम ले, लेकिन ऐसा करने से उसकी मधुर नींद टूट जाएगी। शारदा उसे जगाने का साहस ना कर सकी और मन में उठी कामनाओं को दबाए बस प्यार से उसके चेहरे को देखती रही। अजय बेखबर पड़ा सोता रहा। अचानक किसी विचार ने शारदा को डरा दिया। अजय की कोई बात उसके मस्तिष्क में गूंजकर एकाएक उसे झंझोड़ गई। उसे याद आया, पहले ही भेंट में अजय ने उससे कहा था, शारदा, अगर रश्मि कभी मुझे जीवन में मिल गई तो क्या तुम उसे माँ का प्यार दे सकोगी? इस विचार से न जाने क्यों पल भर के लिए शारदा कांप सी उठी और उसकी निगाहें सामने मेज पर रखी रश्मि की तस्वीर पर जा टिकीं। रश्मि जो अजय की बेटी थी, रश्मि जो अजय को बहुत प्रिय थी। जब तक उसे नींद नहीं आई वह उसी तस्वीर को देखती रही। दूसरे दिन बिना रूबी को टेलीफोन पर सूचना दिए अजय उसके यहाँ जा पहुंचा। जानकी ने बताया कि वह स्विमिंग के लिए क्लब गई हुई है। अजय निराश होकर लौटना चाहता था, लेकिन जानकी ने आग्रह कर उसे बैठा लिया और बोली, बिना चाय पिए आप चले जाएंगे? यह अच्छा नहीं लगता, मालकिन भी आने ही वाली हैं। ठीक है, चाय तो नहीं, कॉफ़ी बना दो, शक्कर और दूध कम। थोड़ी देर बाद जानकी कॉफ़ी ले आई और प्याली उसके सामने रखते हुए बोली, आपने नाश्ता भी तो नहीं किया होगा साहब, कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं, नाश्ता करके आया हूं घर से। घर से? क्या कोई नौकर रख लिया है आपने? जानकी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं जानकी, अब मैं अकेला नहीं, मेरी पत्नी आ गई है।
पत्नी? जानकी मुस्कुराते मुस्कुराते रह गई। हाँ शारदा, कल ही आई है। देखने में कैसी है आपकी नई पत्नी? सुंदर है, सुशील भी है, लेकिन 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 क्या? तुम्हारी मेम साहब की तरह अप टू डेट नहीं। अजय ने कॉफी का घूंट भरते हुए जानकी की ओर देखा। ना जाने क्यों उसका चेहरा अचानक बुझ गया था। कुछ सोचकर अजय जल्दी से घूमा। उसके पीछे ही रूबी खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। हेलो, निगाहें मिलते ही रूबी ने अजय से कहा। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह चेहरे की गंभीरता को नहीं छिपा पाई थी। अजय ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखते हुए बोला, कॉफ़ी तो पियोगी ही मेरा साथ देने के लिए? आई डोंट माइंड। अपने घर में अजय को इस घनिष्ठता पर वह मुस्कुरा पड़ी और हाथ में थमा बैग जानकी को देकर उसे कॉफ़ी लाने का संकेत कर आराम से टांगे पसार कर सोफे पर बैठ गई। स्विमिंग के लिए गई थी? अजय ने पूछा। हाँ, मानसिक और शारीरिक तनाव दूर करने के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्यायाम नहीं। मेज पर रखे सिगरेट बॉक्स से एक सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए उसने कहा। काश मैं भी तैरना जानता। डूबना तो जानते हो? उपेक्षा के भावाधीन अचानक ही रूबी के मुंह से निकल गया। उसका यह कटाक्ष अजय को चुभा तो सही, परंतु वह उस चुभन को छिपा गया और बोला, तुमने ठीक ही कहा। कल राहु जी की नौकरी को ठुकराकर मैंने मूर्खता ही की थी। दोष तुम्हारा नहीं, शराब का था। मुंह से धुआं छोड़ते हुए वह बोली। हाँ रूबी, नशे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि रुपयों का लिफाफा मेरी जेब में चला गया था। अच्छा, रूबी ने ओठों पर आई चंचलता को बलपूर्वक दबाते हुए कहा। पैसे लौटाने आए हो क्या? नहीं, मैंने वह नौकरी स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। चलो अच्छा हुआ, अपनी भूल का एहसास तो हुआ तुम्हें। इसका श्रेय शारदा को है। शारदा का नाम सुनते ही रूबी को जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डस लिया हो। उसकी उंगलियों से सिगरेट फिसलकर कालीन पर जा गिरा, जिसे अजय ने लपक कर उठा लिया और फिर मेज पर रखी एस्ट्रे में बुझा दिया। जानती हो, शारदा ने कल रात मुझसे क्या कहा था? न जाने कौन सी तरंग में अजय उससे कह गया। क्या घर आई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते? काफ़ी सयानी और समझदार लगती है तुम्हारी नई पत्नी। उसी समय जानकी ट्रे में कॉफ़ी के 2 प्याले ले आई। रूबी ने एक प्याला उठा लिया। मैं तो अभी पी चुका हूँ, मेरे लिए क्यों ले आई? अजय ने दूसरा प्याला उठाते हुए कहा। मेम साहब का इसमें तो साथ देंगे, जानकी ने मुस्कुराकर कहा और लौट गई। क्या शारदा जानती है कि यह नौकरी तुम्हें कि मेरी सिफारिश से मिल रही है? रूबी ने कॉफ़ी पीते हुए पूछा। नहीं, उसे यह बताना मैंने उचित नहीं समझा। ठीक किया तुमने। नारी प्रकृति से ही शक्की स्वभाव की होती है, फिर मेरी बात को तो वह गलत ही समझेगी। हाँ, संदेह और द्वेष, ये दोनों ही नारी की कमजोरी हैं। होंगी, लेकिन मेरी नहीं। मुझे तो सचमुच बहुत खुशी हुई कि तुमने एक अच्छी लड़की को अपना लिया है। मन में कुड़ते लेकिन जवान से आत्मीयता जताते हुए रूबी ने कहा। तुम कैसे जानती हो कि शारदा अच्छी लड़की है? तुम्ही ने तो अभी जानकी से कहा था कि वह सुंदर भी है और सुशील भी, लेकिन तुम्हारी तरह अप टू डेट नहीं। अजय ने अपना ही कहा अधूरा वाक्य पूरा कर दिया। अब बनाओ नहीं, पहले घायल किया, अब मरहम रखने चले आए। दोष तुम्हारा ही था रूबी। तुम्ही ने मुझे अपने जीवन से अलग किया था, इसलिए तो पछता रही हूँ। वह निसंकोच कह उठी। सच? अजय कुछ बोलते बोलते रुक गया। वह रूबी की चमकती शरबती होती आंखों का सामना नहीं कर सका और नजरें झुकाकर जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगा। रूबी तिरछी नज़रों से उसके चेहरे को पढ़ती रही, फिर एक ठंडी हाँ भरकर बोली, चलो अच्छी पत्नी का ना सही एक अच्छे दोस्त का कर्तव्य तो निभा दिया मैंने। राहु जी के यहाँ नौकरी दिलवा कर? नहीं, तुम्हें अपने निकट लाने का जतन करके। अजय ने एक बार फिर उसकी आंखों में झांका और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने रूबी से प्रार्थना की कि वह राहु जी को नौकरी के बारे में उसकी स्वीकृति की सूचना दे दे। फिर जेब से एफिडेविट वाला लिफाफा निकालकर उसने रूबी को थमा दिया। यह क्या? रूबी ने बनते हुए पूछा। एफिडेविट है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूबी ने लिफाफा ले लिया और कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा। यह मेरा उपकार नहीं, तुम्हारा अधिकार था, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से बाहर निकल गया। रूबी गुमसुम हुई उसे जाती देखती रही। फिर लिफाफे से एफिडेविट निकालकर उसने हस्ताक्षर देखे। अपनी इस असाधारण सफलता पर उसके चेहरे का गुलाबी रंग लौट आया था और खुशी में चिल्लाकर जानकी से कह उठी, एक कप कॉफ़ी और। दूसरे ही दिन से अजय ने राहु जी के असिस्टेंट का काम संभाल लिया। राहु जी ने
उसे अपने धंधे के मोटे मोटे गुण समझा दिए और उसके लिए कार्य निर्धारित कर दिया। रूबी पैलेस के निर्माण के संबंध में अजय की भेंट रूबी से प्रायः होती रहती। ऐसे अवसरों पर रूबी बहुत सावधान रहती कि कहीं उसकी इस बात का संदेह न हो जाए कि वे दोनों आपस में मिले हुए हैं। उधर दिन भर के परिश्रम के बाद अजय जब शारदा का सामना करता तो उसे भी सच्चाई से हटकर नाटक खेलना पड़ता। कहीं शारदा के कान में कोई ऐसी भनक ना पड़ जाए जिससे उस बेचारी का जीना भी दूभर हो जाए। समय की यह दीवार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और परिस्थितियों की इस धारा में बहता हुआ अजय नदी में लुढ़कते उस पत्थर के समान कटता पिटता चला जा रहा था जिसकी अपनी कोई मंजिल ना हो। कभी कभी तो उसे यूं लगता जैसे जानबूझकर वह स्वयं ही ज्वालामुखी के मुंह पर आ खड़ा हुआ हो। उसने आज फिर पी ली थी और देर से घर लौटा। अजय भली भांति जानता था कि जहां रूबी उसको शराब के नशे में देखकर खुश होती है, वहीं उसके मुंह से शराब की जरा सी गंध आने पर भी शारदा की भवें तन जाती हैं। अजय का देर तक घर से बाहर पीते रहना शारदा को अप्रिय लगता था, इसलिए अजय ने शराब की गंध को मारने के लिए मुंह में सुगंधित सौंफ और इलायची रख ली थी। इतने यत्न करने पर भी वह नशे की गंध को छुपा ना सका। उसकी आंखों में शरूर की लाली थी जो सत्य को उजागर कर रही थी कि श्रीमान तरग में हैं। शारदा ने जो ही शैक का दरवाज़ा खोला, वह अपनी कमजोरी छिपाने के लिए झट डार्लिंग कहकर उससे लिपट गया। आज पार्टी शायद जल्दी समाप्त हो गई, शारदा ने अपने भावों को छिपाते हुए कहा और अपने आप को उससे अलग करते का प्रयत्न करने लगी। नहीं, मैं ही वहां से निकल भागा। क्यों? होटल का खाना मुझे पसंद नहीं। यह कहता हुआ शारदा को साथ लिए वह बेडरूम में चला आया और उसे कंधों में दबाकर कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, जब से तुम्हारे हाथ का पका हुआ मिलने लगा है, बाहर का हर खाना निस्वाद हो गया है। तभी आधी आधी रात तक मुझे भूखा रखते हैं आप। तुमसे कितनी बार कहा है, भूख लगते ही खा लिया करो। कैसे खा लूं? जब तक आपको देख ना लगूं, गले से ग्रास ही नहीं उतरता। शारदा ने बड़े भोलेपन से कहा, सॉरी, चलो जल्दी से खाना गर्म करो, मैं कपड़े बदल कर आया। यह कहकर कोट टांगने के लिए उसने सामने वाली अलमारी खोली तो वहां एक खाने में विस्की की बोतल देखकर वह ठिठक गया। यह क्या? उसने पलटकर आश्चर्य से पत्नी की ओर देखते हुए पूछा। मैंने मंगवाई है। क्यों? आपके लिए, ओठों तले दबान दबाकर शारदा ने कहा। फिर क्षण भर रुककर बोली, सोचा विस्की आपको बाहर पीनी पड़ती है और खाना घर पर खाना पड़ता है, क्यों न दोनों को घर में ही एक साथ कर दूं। अजय क्षणभर पथराई नजरों से उसे देखता रहा, फिर उसकी युक्ति पर अनायास हंस पड़ा। शारदा मुस्कुराकर रसोई घर की ओर चली गई। अजय के मन में शारदा के प्रति भरपूर प्यार उमड़ आया। कुछ देर खड़ा वह उसी की कल्पना में खोया रहा। उसके बाद शारदा की बोतल को देखकर गुनगुना उठा, अपने हाथों वह पिला देता है, सच है बंदे को खुदा देता है। खाने पर बातों बातों में शारदा ने अचानक पूछा, कभी उनसे भी भेंट हुई? किन से? उसका अभिप्राय समझते हुए भी अजय ने पूछा, आपकी पुरानी पत्नी से। तुम्हारा मतलब रूबी से है? अजय ने कुछ उपेक्षित ढंग से कहा। हाँ, प्रायः भेंट हो ही जाती है। कहाँ? रश्मि के स्कूल में कभी कभार मुलाकात हो जाती है। रश्मि अब पंचगढ़ी में पढ़ती है और वहीं हॉस्टल में रहती है। ओह, शारदा कुछ गंभीर होकर चुप हो गई। क्या? चुप क्यों हो गई? नहीं तो मैं कुछ और ही सपना देख रही थी। क्या? सोच रही थी किसी दिन उसको घर पर ले आऊं। नहीं शारदा, ऐसा संभव नहीं होगा। क्यों? आप ही ने तो मुझसे वचन लिया था कि मैं रश्मि को माँ का प्यार दूंगी। हाँ, चाहता तो हूँ, लेकिन अभी वह मासूम बच्ची है। उसे बस इतना ही पता है कि उसकी माँ और पापा अलग अलग रहते हैं, इसलिए कि आपस में हमारी बनती नहीं। वह यह नहीं जानती कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। हाँ जानता हूँ, और डरता हूँ कि कहीं वह दिन मेरे लिए प्रलय न बन जाए। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखकर वह हमेशा के लिए मुझसे घृणा करने लग जाए। अजय अपना दुख छिपा ना सका। यह विचार उसे बेचैन कर गया था। शारदा चुप हो गई। पति के मन में उठते हुए तूफान को उसने भांप लिया था। उसके साथ विवाद करके वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अजय के इस विचार से वह मन से सहमत नहीं थी। वह जानती थी कि वह अपने प्यार में इतनी शक्ति ला सकती है कि बच्ची के मन में घृणा पनपने ही नहीं पाएगी, लेकिन इसके लिए अवसर और समय मिलना चाहिए। अजय की बात का उसे दुख नहीं हुआ, परंतु वह उदास जरूर हो गई। धीरे से उठकर वह बेडरूम की ओर चली गई।
अजय ने वहां बैठे बैठे चोर दृष्टि से उसे देखा। वह शारदा के मनोभावों को भांप गया था, लेकिन उसे रोककर अपनी कमजोरी को उजागर करना उसने उचित नहीं समझा। उसकी अपनी विवशता उसके ओठों पर थरथरा कर रह गई। रूबी का बंगला चंद ही दिनों में गिरकर मिट्टी का ढेर बन गया। अस्थायी रूप से रूबी पास ही किसी और फ्लैट में रहने लगी, लेकिन रोज एक आधा बार वह अपने टूटे हुए बंगले को देखने जरूर आ जाती। बचपन से अब तक वह इसी बंगले में रह रही थी। यहाँ की एक एक ईंट से उसकी यादें जुड़ी हुई थीं। जहाँ उसके जीवन के अतीत की श्रृंखला इस स्थान से जुड़ी थी, वहीं भविष्य के सपनों की नींव भी यहीं से उठ रही थी। बंगले से थोड़ी दूर सड़क के किनारे अपनी कार में बैठी वह कमरे की नींव को उखड़ता देख रही थी। मलबा उठाने वाली गाड़ियों की रेलपेल, पथरीली जमीन को तोड़फोड़ और मजदूरों बेलदारों की ऊंची आवाज़ों से वातावरण में एक शोर सा मचा हुआ था। यह शोर उसे भला लग रहा था, क्योंकि यह शोर ही तो रूबी पैलेस के प्रसव की पीड़ा थी। वह बेचैनी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब रूबी पैलेस के निर्माण का सपना साकार होने वाला था। इस बिल्डिंग की सारी देखभाल राहु जी ने अजय के सुपुर्द कर रखी थी। अजय बड़े परिश्रम और ईमानदारी से अपने काम में जुटा हुआ था। यद्यपि वह राहु जी का पीए था, लेकिन निर्माणाधीन रूबी पैलेस में एक फ्लैट का मालिक भी था, जिसे रूबी ने उसके नाम से बुक करवाकर उसे रश्मि के नाम गिफ्ट करवा दिया था, जो रश्मि के बड़ी होने पर उसके विवाह पर दहेज में दिया जाने वाला था। रूबी ने इस प्रकार एक बाण से दो शिकार किए थे। एक तो उसने अजय के दिल में स्थान बना लिया था, दूसरे अपने ब्लैक के रुपए को आसानी से खपा लिया था। जब अजय कॉरपोरेशन का काम निपटाकर रूबी के टूटते बंगले पर पहुंचा, तो वहां रूबी की कार देखकर सीधा उसके पास चला आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने बंगले को देख रही हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, एक बसा बसाया घर गिर जाए। रूबी के मन पर उस वाक्य से एक चोट सी लगी। उसे लगा जैसे अजय ने उसके वर्तमान जीवन पर कटाक्ष किया हो, लेकिन उसने बुरा मुंह नहीं बनाया। कुछ देर अजय को देखती रही, फिर बोली, नहीं अजय, बल्कि मैं यहाँ बैठी अपने सपने को साकार होता देख रही थी। इस बंगले के स्थान पर एक बड़ी विशाल और सुंदर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, रूबी पैलेस। मैं उसकी टॉप टेरिस फ्लैट पर बैठी समुद्र की घटती बढ़ती उछलती नहरों का दृश्य देखा करूंगी। तब ये आसपास के छोटे मोटे बंगले उस विशाल बिल्डिंग के सामने तुच्छ दिखाई देंगे। क्यों अजय? अजय को अनुभव हुआ मानो रूबी उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। थोड़ी देर वह गुमसुम सा खड़ा रहा। उसको एकाएक क्यों गंभीर होते देखकर रूबी अपने सपनों के संसार से जैसे बाहर आ गई और बोली, अरे तुम किस सोच में डूब गए? उस टेरिस फ्लैट का सोच रहा था। क्या अच्छा नहीं लगा मेरा सपना? यह बात नहीं, मैं यह सोच रहा था कि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगी तो हम नीचे वाले लोग तुमसे कितनी दूर हो जाएंगे। डोंट बी टची, तुम तो यूं ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हो। उसने अचानक घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, फिर कार का दरवाज़ा खोलकर बोली, आओ बैठो। कहाँ? 1:30 बज रहा है, कहीं चलकर लंच लेंगे। लेकिन मैं दिन को नहीं खाता। मेरा साथ तो दे सकते हो। दूर नहीं, सामने ही चलेंगे, सी रॉक में। इससे पहले कि अजय कुछ टाल मटोल करता, रूबी ने उसे वहां से पकड़कर अंदर की ओर खींचा और अजय उसका यह घनिष्ठतापूर्ण निमंत्रण अस्वीकार ना कर सका। उसके बैठते ही रूबी ने कार होटल सी रॉक की ओर बढ़ा ली। रूबी जब अजय को होटल के रेस्टोरेंट के स्थान पर 7वें माले पर होटल के एक सजे हुए सूट में ले आई, तो अजय ने अचंभे से पूछा, यह क्या? नए फ्लैट में सब कुछ बिखरा पड़ा है, इसलिए कुछ दिन के लिए यह सूट ले लिया है। यहीं खाना भी खा लेती हूँ और विश्राम भी कर लेती हूँ। यह कहकर वह कमरे के अंदर चली गई। हाथ में पकड़ा बैग उसने लापरवाही से एक ओर फेंका और सैंडल उतारकर झट बिस्तर पर लेट गई। अजय चुपचाप उसके सामने सोफे पर बैठ गया। कितनी शांति है यहाँ। लेटे लेटे संतोष की लंबी लंबी सांस लेकर रूबी स्वयं ही बड़बड़ाई, न कोई शोर न हंगामा, बस फ़ोन करो, जो चाहिए हाजिर। कहते हुए उसने साइड टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और अजय की ओर देखते हुए बोली, क्या खाओगे? मेरे लिए तो बस ग्रिल्ड सैंडविच काफ़ी हैं। केवल सैंडविच से क्या बनेगा? कहते हुए उसने रूम सर्विस को खाने का लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया। मुझे भूख नहीं। अजय ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। मैं तो केवल तुम्हारा साथ देने चला आया हूँ। मैं अभी तुम्हारी भूख चमका देती हूँ। कहते हुए रूबी उठी और कोने में रखे फ्रिज से बियर की ठंडी बोतल निकालकर खोलने लगी। मेरा ग्लास मत बनाना, मैं दिन में नहीं पीता। जानती हूँ, मगर यह शराब नहीं, बियर है, जो गर्मियों में खाने से पहले भूख को चमका देती है। कहते हुए उसने अजय को
ग्लास थमा दिया। शारदा को मेरा बाहर पीना पसंद नहीं। गिलास से एक सिप लेते हुए बोला। एक दिन जानती हो उसने क्या किया? क्या? रूबी ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। उसने विस्की की बोतल मंगवाकर घर में रख ली। मैंने बोतल देखी तो हैरान रह गया। कहने लगी, पीना कहीं और खाना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपकी खातिर यह बोतल घर में ही ला रखी है। तो तुमने उसकी आज्ञा मान ली? रूबी ने व्यंग से पूछा। क्या करूं, पत्नी जो ठहरी, मानना ही पड़ता है। मेरी बात तो तुमने इस तरह कभी नहीं मानी थी, रूबी ने बियर के घूंट भरते हुए कहा। तुमने कभी मनवाने का प्रयत्न भी नहीं किया। मुझे जोरू के गुलाम पसंद नहीं। मुझे ऐसा आदमी अच्छा लगता है जो मुझ पर हुकूमत कर सके। सच? अजय ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। लेकिन तुम्हारी ये कामना आज तक मुझसे छिपी कैसे रही? यूं कहो कि तुमने कभी मुझे परखने का प्रयत्न ही नहीं किया। खैर छोड़ो, यह बताओ तुम्हारी पत्नी खुश तो है बंबई में? अभी तो खुश है, लेकिन मेरी व्यस्तता इसी प्रकार रही तो कुछ ही दिनों बाद शायद मायके लौट जाए। 10 दिनों से रोज उसे वचन देता हूं कि आज बंबई घुमाने ले चलूंगा, लेकिन अवकाश ही नहीं मिलता। वह आज ही नहीं आता। हमसे कब मिला रहे हो अपनी बेगम को? ओठों पर जवान फेरते हुए रूबी ने पूछा। तुमसे? अभी नहीं। क्यों? अब तक तो वह यह भी नहीं जानती कि मैं और तुम राहु जी की कृपा से इतना निकट आ चुके हैं। अगर उसे पता चल गया तो मैं उसे समझा लूँगा। वह मुझसे प्यार करती है। अजय को हल्का सा उन्माद आने लगा था। बड़े भोले हो तुम अजय। उसने झट अजय के गाल की चुटकी ले ली और बियर की दूसरी बोतल निकालने के लिए फ्रिज की ओर बढ़ गई। तभी होटल का बैरा खाना ले आया और मेज पर सजा कर चला गया। रूबी और अजय ने दूसरी बोतल समाप्त की और खाना खाने बैठ गए। बियर के सुरूर से सचमुच अजय को भूख को तेज कर दिया था। खाना खाकर अजय ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने अकारण ही पिला दी। अब मुझसे काम ना हो सकेगा, तो थोड़ा आराम कर लो। रूबी ने ओठों पर चंचल मुस्कुराहट लाते हुए कहा। नौकर हूँ मेम साहब, सेठ नहीं। इस तरह काम छोड़कर आराम करता रहा तो एक दिन छुट्टी हो जाएगी। घबराओ नहीं, जब तक रूबी पैलेस नहीं बन जाता तुम्हारी छुट्टी नहीं हो सकती। यह कहते हुए रूबी बड़ी घनिष्ठता से अजय के सामने जा बैठी और सिगरेट सुलगाकर धुआं छोड़ने लगी। राहु जी पर इतना रुबाब है तुम्हारा? अजय ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा और उसके हाथ से अज्जला सिगरेट खींचकर स्वयं पीने लगा। पढ़ा लिखा उल्लू है और उसकी खास कमजोरी है, रूबी ने चतुर नज़रों से उसे देखते हुए कहा। और तुम उस कमजोरी का लाभ उठाना खूब जानती हो अजय। रूबी ने झल्लाकर गंभीरता से इस वाक्य पर आपत्ति की और बोली, तुम बहुत अशिष्ट होते जा रहे हो। अरे मैं तो केवल मजाक किया था, दोस्ती के नाते, और तुम बुरा मान गई। अजय ने मुस्कुराकर क्षमा याचना की तो रूबी भी तत्क्षण मुस्कुरा पड़ी, जैसे उसका गुस्सा बनावटी ही था। आओ 2-4 बाजियां ताश की हो जाएं, रूबी ने मेज की दराज से ताश निकालकर कहा। चलो हो जाए, समय ही कट जाएगा। लेकिन मैं बिना पैसे के नहीं खेलती, रूबी ने ताश फेंटते हुए कहा। अजय ने जेब टटोली और बोला, मेरे पास तो इस समय केवल 50 रुपए हैं, काफ़ी हैं भाग्य परखने के लिए, रूबी ने कहा और काटने के लिए ताश उसकी ओर बढ़ा दी। रूबी ने पत्ते बांटे और अजय ने ब्लाइंड खेलते हुए 2 ही बाजियों में जेब के सारे रुपए हार दिए। फिर हाथ उठाकर बोला, बस भाई, अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अंगूठी तो है, रूबी ने उसकी उंगली से चमकती हुई अंगूठी पर नज़र डाली। यह शारदा की अमानत है। तो हाथ की घड़ी लगा दो, यह तुम्हारी यादगार है, कभी तुमने मेरे जन्मदिन पर दी थी। मैं इन दोनों चीज़ों को दांव पर नहीं लगा सकता। ओह कम ऑन, बोर ना करो, कहते हुए रूबी ने फिर पत्ते बांट दिए। अजय ने कुछ सोचकर एक पत्ता उठाकर देखा और फिर रूबी की चमकती आंखों में झांकते हुए बोला, उधार खेल सकता हूँ? नहीं, जुए में उधार नहीं, यह बाजी मेरी है, अजय ने आत्मविश्वास से कहा। आजमा लो, जीत गई तो सूट उतरवा लूंगी और हार गई तो 50 तुम्हारे और 50 ऊपर लौटा दूंगी। डन, उसने दूसरा पत्ता देखते हुए कहा। यह सूट लग गया। शो, रूबी ने झट अपने पत्ते खोल दिए। ओ नो, अपना तीसरा पत्ता देखकर वह चिल्लाया, यह कोई चालाकी है? हाँ, अब हार गए तो चालाकी है, सीधी तरह उतारो सूट। रूबी ने अजय का सूट उतरवा लिया और हंसते हुए बोली, और खेलोगे? बांटूं? खेलना ही पड़ेगा अपना सूट वापस लेने के लिए। अजय हंस पड़ा। रूबी ने फिर पत्ते फेंटे और बांटने से पहले बोली, सोच लो, इस बार हार गए तो यह कमीज, जूते और नेकटाई भी उतारनी पड़ेगी।
हाँ भाई, अब तुम यही कुछ करोगी। बांटो, देखें अपनी किस्मत, अजय कुछ खिसियाकर बोला। भाग्य ने अजय का साथ नहीं दिया और इस बार फिर वह बाजी हार गया। रूबी ने जांघे के अतिरिक्त सारे कपड़े उतरवा लिए। तुमने तो मुझे बिल्कुल नंगा कर दिया, अजय बौखलाकर बोला। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अभी बिल्कुल नंगे कहाँ हुए हो? हाँ, एक बाजी और हार जाओ तो शायद। रूबी ने शरारती भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं इस अंडरवियर को दांव पर नहीं लगाऊंगा। वह झल्ला उठा। लेकिन हो सकता है कि तुम हारा हुआ माल जीत जाओ। अजय ने ध्यान से उसके शरबती ओठों को निहारा, उसकी गुलाबी होती शराबी सी आंखों में नाचती हुई शरारत भरी मुस्कान को देखा। जाने वे क्या करना चाहती थी। स्वयं अजय की नीयत भी डामाडोल हो रही थी। उसने पल भर कुछ सोचा। रूबी से 1 रुपये का सिक्का मांगकर उसे उछाला और हथेली में दबोचकर एकाएक बोल उठा, चित्त, बांटो पत्ते। रूबी ने पत्ते बांट दिए। शो हुआ और पासा बदल गया। न केवल अजय का जांघिया और इज्जत बच गई, बल्कि पैंट, बुट और टाई भी वापस मिल गई। पत्ते बांटने की बारी अब अजय की थी। उसने फूंक मारकर पत्तों पर कोई मंत्र पढ़ा और एक के बाद एक निरंतर 4-5 बाजियां जीतकर न केवल अपने रुपए और सूट वापस लिए, बल्कि रूबी के पर्स की सारी नकदी, सिगरेट केस, लाइटर और घड़ी भी दाम में जीत ली। भाग्य का पहिया उल्टा चलने लग गया था। अब तो दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। रूबी ने घड़ी उतारकर उसे देते हुए कहा, यह लॉकेट जो है तुम्हारे गले में, लगा दो उसे दांव पर। अजय ने उससे गले में पड़े सोने के लॉकेट की ओर संकेत किया। नहीं, इसे दांव पर नहीं लगाऊंगी। तुम्हारे प्यार की यही तो एक निशानी है। रूबी ने लॉकेट को छूकर अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहा, तो अपनी हार मान लो और मैं जीती हुई हर चीज़ लौटा दूंगा। हार तो मैं जीवन में कभी नहीं मानी। तो फिर? अजय ने उसके बहुमूल्य लिबास की ओर देखते हुए कहा, यह लिबास ही लगाओ। तुम भी? नहीं, रूबी ने हल्के से संकोच में कहा, हमारा सूट तो उतरवा लिया था, अपनी बारी आई तो बिदक गई। अजय ने मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, अच्छा बांटो, लेकिन ठहरो, पत्ते मैं फेंटूंगी। रूबी ने एक एक पत्ता फेंटा और बांटने के लिए ताश अजय को दे दी। अजय ने धीरे धीरे पत्ते बांटे और बिना देखे अपने पत्तों को चूमकर रख दिया। रूबी ने अपने पत्ते उठाए और खुशी से शो कहकर सामने कर दिए। एक रंग के बादशाह बेगम गुलाम थे, इन पत्तों को भी सीधा कर दो। बिना कोई भाव व्यक्त किए अजय ने अपने पत्तों की ओर संकेत करके कहा। रूबी ने उसके पत्ते उठाए, उन्हें देखा और एकाएक उसका चेहरा लाल हो गया। फिर यू डैम लक्की कहकर उसने पत्ते फेंक दिए। अजय के पास 3 इक्के थे। बेम साहब, उतारिए यह सुंदर लिबास। शर्माने की बात नहीं, जुआ है, मैं मुंह उधर किए लेता हूँ। यह कहकर अजय ने अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। बांटिए पत्ते। चंद क्षण बाद रूबी की आवाज़ सुनकर उसने मुंह फेरकर उधर देखा। रूबी के सुडौल कोमल चमकते हुए बदन पर केवल एक अंडरवियर और ब्रेसियर थी। अजय ने ताश संभाली और उसे निहारने लगा। उसकी धमनियों में आग सी दौड़ने लगी थी। मस्तिष्क के में कुछ रेंगने लगा था। वह वासना भरी नजरों से उसे देखता रह गया। बांटो ना पत्ते, रूबी ने फिर कहा। अब भी खेलने की ज़रूरत है। अब की बार जीत मेरी है, या फिर यह भी। उसने तेज नज़रों से रूबी के शरीर से चिपके आखिरी कपड़ों को देखा और ताश उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, लो, मेरी ओर से तुम ही बांटो। रूबी ने जल्दी जल्दी पत्ते बांटे और झट अपने पत्ते नंगे करके बोली, शो। अजय ने धीरे से अपने पत्ते उठाए और एक एक पत्ता खोलकर सामने रखकर बोला, सॉरी रूबी, आई विन, सो प्लीज़। और टटोलती हुई नज़रों से उसने रूबी को देखा। उसके मन में आया, क्यों ना खंडाला के होटल मयूरा वाली उपेक्षा का बदला रूबी से अब ले लिया जाए। स्वयं रूबी ही ने यह खेल शुरू किया था। अजय की आंखों में डोरे लाल होने लगे थे। स्वयं रूबी के मन में भी आत्मसमर्पण के भाव जाग उठे थे। अजय कुछ क्षण उसे निहारता रहा, फिर धीरे से उसके पास सरक आया और बोला, रूबी तुम हार गई, अब स्वयं ही उतारोगी ये कपड़े कि मैं? बड़े बेशरम हो। रूबी थोड़ा और परे हट गई। उसकी चंचल और गहरी होती आंखें बता रही थीं कि वह उसे केवल अधीर करके उसकी आग भड़काना चाहती थी। जुए में शर्म कैसी, उतारो। अजय जरा सा और खिसक आया। नहीं, रूबी ने चेहरे पर हाथ रख लिए। जानती हो, महाभारत के युग में लोग पत्नियों तक को दांव पर लगा देते थे। यह महाभारत का युग नहीं, 20वीं शताब्दी का मॉडर्न युग है। इसलिए तो केवल कपड़े मांग रहा हूं, तुम्हें नहीं। चलो उतारो। रूबी बनावटी संकोच से अपने आप में धसी जा रही थी और अजय के मस्तिष्क में रंगीन तितलियां सी उड़ रही थीं।
उसने रूबी की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि रूबी फुर्ती से उछलकर बेड पर सिमट कर जा बैठी। न जाने यह उससे भागकर बचने की क्रिया थी या कोई छिपा हुआ षड्यंत्र था। यह शरीर कभी न जाने कितनी बार अजय की निगाहों का शिकार बन चुका था। उसकी बाहों में तड़पकर मचला और फिर शांत होकर समा गया था, जैसे उसी के शरीर का भाग हो। लेकिन आज इतने समय बाद फिर यह शरीर चुंबक के समान उसे खींच रहा था और वह तड़प कर उसे दबोच लेना चाहता था। अजय अपने स्थान से उठा और रूबी धीरे से कांप कर और सिमट गई। वह घुटनों में सिर छुपाकर बैठ गई। अजय उसके पास आ बैठा और रूबी ने उसकी ओर पीठ कर ली। अजय की गर्म सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। लाओ अपने कपड़े, वरना, अजय ने ओठों पर जबान फेरते हुए कहा। वरना क्या? जबरदस्ती करनी होगी। जीता हुआ माल कैसे छोड़ दूं? मुझे और शर्मिंदा ना करो। रूबी जरा सा और आगे खिसक गई। जुआ तो जुआ है, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, फिर ना कहना। ठहरो। रूबी कांपते हुए हाथों को पीछे ले जाकर बोली। स्वयं ब्रा खोलने का प्रयत्न करने लगी, मगर दूसरे ही क्षण अजय के कोट ने उसके नंगे बदन को ढक लिया। अजय अपना कोट फेंककर उठ खड़ा हुआ। एकाएक उसका चेहरा गंभीर हो गया, जैसे उसकी अंतरात्मा ने झटके से उसे झंझोड़ दिया था। रूबी ने पलटकर आश्चर्य से उसे देखा। नहीं रूबी, मैं इतना गिरा नहीं कि तुम्हारी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाऊं। अब यह पाप है। अजय, रूबी भावुकता से उठ खड़ी हुई। अजय ने निगाहें नीची कर लीं और बिना उसकी ओर धीरे देखे धीरे से बोला, जाओ अपने कपड़े पहन लो। रूबी भावावेश में उससे लिपट गई और बिफरी हुई आवाज में किसी अंतर की पीड़ा से कराकर बोली, अजय, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुला सकती, कभी नहीं। अजय ने धीरे से बड़ी सहानुभूति से उसे अपने बदन से अलग किया और थैंक यू फॉर द लंच कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार शगुन उपन्यास का तीसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो जो भी इस उपन्यास को सुन रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन दबाएं। साथ ही हमें कमेंट में भी बताएं कि आपको उपन्यास कैसा लग रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को अच्छी कहानियाँ सुनने का मौका मिल सके। धन्यवाद।